संगीत ही साधना है और उसके माध्यम से यदि हम लोगों को हील कर सकें और यदि वो उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आई नो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा कर लेता हूँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ माई आइडेंटिटी। व्हेन आई वेंट टू बर्कली, आधे से ज्यादा कोर्सेज जो सिखा रहे हैं सब यूट्यूब पर है। पढ़ाई तो करनी है, तो इसके तो स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं खुश होती थी कि चल भाई आज मेरे साथ म्यूजिक करेगा बैठ के। कॉन्स्टेंट एफर्ट बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए कि कैसे आप हर टाइम पे अपने आप को रीइन्वेंट करते जाओ। द मोमेंट यू गेट इनटू ट्रेंड्स, द मोमेंट यू गेट इनटू व्हाट अदर्स आर मेकिंग, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती। सूफी संगीत या सूफी म्यूजिक, उसको करने के लिए आपका लाइफस्टाइल भी आपको वो करना पड़ता है, जीना भी वैसे पड़ता है। कोई रिलीजन नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। Composition is king, like that is the main thing that really binds all of us. Even when we listen to Despacito, we don't know what it means, but the song is great and we vibe to it. मैं अभी तक परसू कर रही हूँ, अपने ड्रीम्स फॉलो कर रही हूँ। स्टिल जो भी करना मस्ती में मत करना, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। अपने को तराशना बहुत जरूरी है। जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे लग रहा था वो इमोशन नहीं आ रहा था, तो मैं इनसे झगड़ लिया था और मैंने इनको कुछ बोल दिया एग्रेसिवली एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक अब करते हैं रिकॉर्ड। ऐसी कोई बात है जो आप उसको समझाना चाहती हो आज ऑन कैमरा? इसके बाद बोलूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। आज के हमारे एपिसोड में जैसा कि हम बताते हैं कि हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे। आज थोड़ा यूनिक है बिकॉज मेरे ख्याल से हमारे पॉडकास्ट पे पहली बार एक माँ और बेटे की जोड़ी है। मैंने शायद इनके अलावा किसी भी माँ और बेटे की जोड़ी को नहीं देखा है जो साथ में कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं। सबसे पहले हैं वो आर्टिस्ट जिन्होंने 2 दशक से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम किया है। आप उनको उनकी गज़ल, सूफ़ी और फिल्मी गानों की वजह से जानते हैं। उनकी इंडिपेंडेंट एल्बम भी आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ कुछ गाने हैं जो आप मिस नहीं कर सकते। मोरा पिया मुझसे बोलत नाही राजनीति फिल्म से, तुम ही हो बंधु कॉकटेल फिल्म से, और इकतारा जिसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते थे। और 2009 का मेरे हिसाब से वो सबसे चर्चित और सबसे पॉपुलर गाना था। कविता सेठ जी हमारे साथ है। कविता जी, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। साथ में उनके टैलेंटेड बेटे जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं। उनको आपने सिंगल्स उनके देखे होंगे, उनका कोक स्टूडियो देखा होगा। और माँ बेटे की जोड़ी ने मिलके रंगी सारी गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था कोविड के टाइम पे। उसके बाद में उसको फिल्म में लिया गया था जुग जग जियो में, और वो गाना ओरिजिनल और वर्जन मिला के सिर्फ स्पॉटिफाई पे 250 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रीम कर चुका है। तो ऐसी एक सक्सेसफुल माँ बेटे की जोड़ी को आज हम आपके सामने लेके आए। सो कनिष्क, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, मजा आ गया। इतनी इसमें बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता थी। तो मेरा पहला सवाल एक्चुअली कनिष्क तुमसे, जब भी कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई भी लड़का हो, तो उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं जो शायद हम खुल के लोगों के बीच में नहीं भी बोल पाते हैं। जब अगर मम्मी के साथ ट्रैवल करना पड़े तो वो सपने पूरे होते हैं या नहीं होते? मतलब आप मेरे लिए एग्जैक्टली पूछ रहे हो कि मतलब मेरे सपने पूरे हुए कि नहीं? मम्मी के साथ जब जाते हो तो वो स्टारडम एंजॉय कर पाते हो? जब कोई फैन आता है फोटो खिंचाने, लड़की नंबर मांगने आती है? नहीं, मतलब मुझे याद है। सो दिस इज लाइक, आई थिंक आई यूज्ड टू ट्रैवल विद हर बचपन से ही, क्योंकि मतलब आई थिंक बोथ मोर देन मॉम, आई वुड से डैड बहुत पैशनेट थे कि मैं कुछ सीखूं। मतलब आई थिंक बोथ ऑफ अस, मैं और मेरा बड़ा भाई, तो वो तबला सीख रहे थे एंड आई वाज लर्निंग हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिन। फिर बाद में जाके वेस्टर्न सीखा, फिर कीबोर्ड पे आ गया था मैं। तो जैसे ही कीबोर्ड सीखने लग गया था, आई यूज्ड टू प्ले पैड्स एंड बिट ऑफ कॉर्ड्स हियर एंड देयर। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल एज अ बैकअप कोरस सिंगर एंड कीबोर्ड। पैसे नहीं होते थे ना, ज्यादा आर्टिस्ट लेके नहीं जा सकते थे फैमिली में। चल भाई तू कीबोर्ड बजा पीछे बैठ। तो मैं इनका ये ऐसी इनके साथ घूमता फिरता रहता था। एंड आई यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू द होटल लाइफ कि आप जा रहे हो, यू कैन जस्ट ऑर्डर व्हाटएवर यू वांट टू। एंड आई एम लाइक व्हाट 12-13 years old। तो मेरे तो मजे थे।
उस बात पे कि एंड आई हैड अ वेरी फिक्स फूड मेन्यू आल्सो व्हिच इज स्टिल द सेम. आई यूज्ड टू ऑर्डर व्हाट दाल मखनी कबाब वबाब जो भी है. तो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय मोर देन द होल शो बिट, क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद ऑफ कोर्स आई और बाकी सारे जो भी म्यूजिशियंस होते थे, वी जस्ट यूज्ड टू पैक ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैं इनका तानपुरा बंद कर रहा हूँ और जो भी है, मैं आई एम बेसिकली वन ऑफ दोज म्यूजिशियंस व्हेन वी आर परफॉर्मिंग. तो स्टारडम तो जो भी है और जो भी इन्होंने एंजॉय करी है, आई यूज्ड टू ऑलवेज एंजॉय all the other bits of the travel and everything else. But मजा आता था, like as in कोई भी इनके जो भी I think for a very big period of time, अभी भी आप of course सूफी गाने ही गाते हो, गज़लें ही गाते हो, but before the Bollywood songs came in, there was a lot of सूफी songs only. तो वही सारे कोरस में अल्लाहू गा रहे हैं, मन कुंतो मौला में अली मौला गा रहे हैं, और पीछे फिर कभी there was this so dad again was very passionate, तो he got in Iranian musicians and musicians from Afghanistan. पुणे गए थे, वहाँ से पता लगा कि वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में ईरानी म्यूजिशियंस पढ़ते हैं, तो उनको वहीं प्रैक्टिस करवाया. फिर यहाँ पे भी बुला के हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की. हमने काफ़ी सारे शोज़ किए ईरानी म्यूजिशियंस के साथ. सूफी फेस्टिवल किया था 800 ईयर्स ऑफ मौलाना रूमी. कब की बात है? 2007. वाह. तो वहाँ पे वो आए म्यूजिशियंस, घर पे रुके, तो उन्होंने बोला कि आओ चलो तुम भी सीख लो कैसे एक इरानियन डफ बजाते हैं. सो मैं उनके साथ बजा रहा हूँ शो में. सो ही ऑलवेज यूज्ड टू सी इट कि कैसा शो दिखेगा अगर आप देखने आ रहे हो. सो ही हैड अ वेरी गुड नैक कि, एंड ही वाज लाइक बेसिकली कि सेम चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए. तुमने हाँ. लास्ट शो में ये दिया था, नया क्या दे रही हो, नया क्या है. शो रनर थे वो प्रॉपर. हाँ. तो बट हाँ, आई यूज्ड टू रियली enjoy all of these bits, but I never really like entered that bit कि जब इनके पास आ रहे हैं, like मैं जाके क्या करूँगा, मैंने थोड़ी ना गाना गाया 2 घंटे. तो but I used to really enjoy everything backstage and like whatever इस आंसर से हम ये समझें कि आपको होटल का खाना बहुत पसंद है, इसलिए म्यूजिक करना शुरू किया. I used to really look forward to it, to be honest. कविता जी, मैंने पढ़ा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है गंधर्व महादेव विद्यालय से. उन्होंने बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक वेलेंशिया से पढ़ा है. तो आप लोगों के खानदान में पढ़ाई लिखाई का कल्चर है, सबको पढ़ना जरूरी है? बहुत ज़्यादा. जैसे कविश हैं, बड़े बेटे वो IIT मुंबई से पास आउट हैं, ही इज़ MSc केमिस्ट्री. और कनिष्क ने मास्टर्स किया. हाँ, मैंने म्यूजिक में भी MA किया, हिंदी लिटरेचर में भी क्या करें. हाँ, तो है एजुकेशन, मुझे लगता है सबके लिए बहुत ज़रूरी है. और बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं जब आप एजुकेटेड होते हो और हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से, एक लॉजिक से समझते हो. अदरवाइज एक वो भेड़ चाल में किसी ने बोल दिया, कुछ कर लिया, तो एक कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करता है. मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. और जिस तरीके से आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है. और लेकिन मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया. मेरे को जो करना था किया. बच्चों को इसने भी ये मास्टर्स जो किया तो इसका ही मन था. कविश को IIT में जाना था, तो उसने उस तरीके से प्रिपरेशन की. फोर्स नहीं किया, लेकिन इस तरीके की ड्राइव थी घर में कि सबको पढ़ना ही है, वो तो मस्ट है. उसके बाद जो भी करना है करो, म्यूजिक करो, डांस करो, जो भी करना है. तो दैट वाज द कंपल्सरी थिंग. तो एक माइंडसेट वैसा रहा सबका शुरू से. तो ऐसी बहुत सारी माएँ हैं और बहुत पेरेंट्स हैं जो सब ये चाहते हैं कि घर में पढ़ने का कल्चर हो. जी. कोई ऐसा नुस्खा दे सकते हो जिससे ये कल्चर डेवलप हो सके घर पे? मैं एक नुस्खा जो सीरियसली मैंने अप्लाई किया, मैं वही बता सकती हूँ कि बच्चों को फोर्स मत करो, जो आजकल बहुत बढ़ गया है कि उसके 10 नंबर आए, तेरे 8 क्यों रह गए, 9 क्यों रह गए. लीव इट. कोई नहीं पूछता है. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका जो उनकी इच्छा है वो जानने की कोशिश करना कि वो क्या चाहते हैं, और उसमें हेल्प करो आप. पता नहीं, कोई उसमें बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट बनने वाला हो, कोई वायलिनिस्ट बनने वाला हो, अलग अलग फील्ड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें. ईश्वर कोई ना कोई आर्ट तो देता ही हर बच्चे को. तो मुझे लगता है हमें वो तलाश करना चाहिए और वो ही उसको नर्चर करने देना चाहिए. तो मैंने कविश के साथ भी, कनिष्क के साथ, दोनों के साथ उनको खुला रहने दिया. और थोड़े थोड़े एक नॉर्म्स थे कि भाई पढ़ाई तो करनी है ना. नंबर्स का कभी प्रेशर रहा कि भाई तुमको टॉप करना ही है, भाई पढ़ते रहो. इसके तो स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं खुश होती थी कि चल भाई आज मेरे साथ म्यूजिक करेगा बैठ के.
तो मतलब बहुत इजी चिल, और एक तरीके से तभी वो ग्रो करेंगे। जब आप किसी को बहुत प्रेशर देते हो या बहुत सप्रेस करते हो, तो उनकी जो अंदर की चीज़ें हैं, फिर वो घर में नहीं कहीं बाहर, वो जो एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और वो हो रहा है कि बच्चे वो चीज़ें घर में नहीं बताते हैं, घर में नहीं करते हैं, बाहर फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ गलत चीज़ों में चले गए, या बता ही नहीं रहे कि वो क्या करके आ रहे हैं। तो उस वजह से मतलब वैसा हम लोगों का बहुत ओपन रहा है, कविश के साथ भी, कनिष्क के साथ भी। हम इवन मैं कुछ करके कहीं बाहर से आती हूँ, अच्छा नहीं लगा तो मैं कहती यार आज मैं गई, मज़ा नहीं आया, वो बंदा ठीक नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम तीनों ओपनली शेयर करते हैं ये सारी चीज़ें, वेरी ओपन इन दैट सेंस। तो अभी कविश भी म्यूजिक में है इन्वॉल्व? जी, उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करी, उसके बाद बोला मम्मा मैं जॉब नहीं करूँगा 9 to 5 वाला, मैं म्यूज़िक करूँगा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए हमारी फील्ड में। जब मैं अभी तक परसू कर रही हूँ, अपने ड्रीम्स फॉलो कर रही हूँ स्टिल, तो मैंने बस एक चीज़ बोली, मैंने कहा जो भी करना मस्ती में मत करना, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, और 100% डिवोशन डेडिकेशन हो तो आओ इसमें, वरना भाई नौकरी वोकरी करो, अपना मज़े करो। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाई है। जी, नूरी। क्या इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा बता सकते वो रबाब और गिटार का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली वो किसी जुबान के उसमें जा रहा था ना। Basically, like right after IIT, or I think maybe towards the end of his IIT का पूरा जो भी था scene, he had started this musical movement called Zuban. हाँ। और उनका idea ये था कि there's this thing called जागृति यात्रा, जहाँ पे bunch of I would say budding entrepreneurs या entrepreneurs आते हैं एक ट्रेन में, and they travel to certain parts of India. और वहाँ पे जो फाउंडर्स हैं जागृति यात्रा के, वो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से सक्सेसफुल बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं गांव में। जैसे ये पूरा गांव ये सोलार पैनल से चल रहा है। सो दैट्स वेयर ही मेट अ बंच ऑफ पीपल, एंड वहाँ से It's really a nice idea. या वहाँ से फिर उनको एक आइडिया है कि यार व्हाई डोंट आई गो टू यू नो दीज tier 2 tier 3 cities और मे बी विलेजेस ऑल्सो, और वहाँ पे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके वहीं एक 7-8 दिन या 10 दिन का कोलैबोरेशन रहे, फिर आखिरी दिन जो भी 1-2 दिन है वहीं पे हम परफॉर्मेंस करें, एंड मे बी दैट कैन लीड टू वॉट एवर रिलीज ऑफ। जैसे कुछ चैप्टर्स करे थे, लाइक ओडिशा में करा था, यहीं राजस्थान में भी करा था, बनारस में करा था जिसमें मैं गया था, और आई थिंक महाराष्ट्र में भी करा है, कुछ कुछ जगह करा था। सो ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस आई थिंक मे बी ही वाज गोइंग टू जबलपुर समवेयर, एंड समबडी जस्ट लाइक मेड अ कमेंट कि क्या विलायती इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कुछ अपना बजाओ। बस Oh, तो अटक गया दिमाग में। he plays the guitar, तो वहाँ पे he was like अरे मुझे कुछ अपना बनाना है। So it took him a lot of years, 5-6 years to start with something like guitar, कोई change वेंज करके थोड़ा बहुत पहले आई थिंक बकरे की चमड़ी लगाई थी पहले, गोट स्किन लगाई थी, फिर उसके बाद और ही मेट अ लॉट ऑफ लूथियर्स, फिर दिल्ली सबसे पहले गए थे, फिर वहाँ पे कोलकाता भी गए, महाराष्ट्र में भी हैं, तो मिरज में। So eventually, I think during COVID was the one where he was himself the luthier with a bunch of other people, and Wow. he made this instrument. So it's now patented, and और उस पे अभी आईआईटी कानपुर में और स्टैनफोर्ड में रिसर्च हो रही है उस नूरी पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे। या so it's proper product patent. तो फटाफट कविश को फोन करके बुलाते हैं। And he's also played in Coke Studio. Yeah, with in your office? yeah, with that's right. Shreya ji. Raymond. रेमन। हाँ, Felt very apt. आपने रेमन की भी बात की तो एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। यू आर यंग राइट, एंड व्हेन यू वर्क विद आर्टिस्ट लाइक श्रेया घोषाल एंड स्वानंद किरकिरे, बोथ आर लेजेंडरी आर्टिस्ट। Yeah. आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द ओनली सिंगर which exists today which has sung so many songs and you know multiple languages, and she's beautiful. I mean, Yeah. the voice is beautiful. Swanand Kirkire is extremely talented. मतलब एक्टर रहे हैं। करते हो तो ऐसा एंजाइटी या परफॉर्मेंस प्रेशर होता है या अनकंफर्टेबल लगता है? बिल्कुल भी नहीं। लाइक आई थिंक वो बस इनिशियल वो रहता है, जस्ट द फर्स्ट बिट्स। जब भी आप किसी नए से मिलते हैं तो लगता है कि यार ये, एंड यू जस्ट, आई थिंक यू जस्ट नीड टू स्पेंड मोर टाइम द मोमेंट। मतलब हम पहली बार जब मिले थे तो मैं आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग, आई थिंक इट वाज जस्ट मी, स्वानंद जी एंड अंकुर। तो हम वी वर, आई थिंक मुझसे पहले श्रेया जी ने ऑलरेडी एक स्क्रैच गा दिया था,
and I was just listening to the song and जो भी है, फिर बातें हुई and just felt like okay ठीक है. And when I'm in that place where I feel like okay this is work, this is business, then I don't feel like कि ये अरे वो है या जो भी है. It's like I'm working with a collaborator and तो वो स्पेस थी. एंड स्वानंद जी फिर घर आ गए थे कुछ रिकॉर्ड वही उसका एक वर्जन रिकॉर्ड करने के लिए. तो हमने बहुत सेशंस करे थे टू तो एक comfort zone. या टू रीच कि गाने की कहानी कैसे बन रही है. तो इवन विद आई थिंक श्रेया मैम इट्स सो शी इज सो फनी and like she's joking all the time and she's like the sweetest person. Yeah, she's very sweet. Yeah, तो बहुत मजा आया था उनके साथ and like so much to learn from her as well. Like एक session था जहाँ पे I think she was going for her tour somewhere and she had to do like a dub one pass. Unfortunately she had a cold, but मुझे नहीं लग रहा था कि वो सुनने में आ रहा है कि उनको cold है. But she was very like she nailed it. Like जैसे गाया था उन्होंने, it was like fabulous. So एक completely off the topic बात करता हूँ. When you travel with mom now, I don't like so. आप शो साथ में करते हो कभी? करते हैं. तो जब भी अब होटल गाने का वो क्रेज नहीं है. तो जब भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग साथ में ट्रैवल करते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट दिस फीडबैक, इज शी रियली योर मॉम? हाँ, मतलब काफी लोग तो बोलते हैं आपकी बड़ी बहन है या मुझे लगा छोटी बहन वाला भी आएगा. वो भी आ जाएगा. जाएगा. हाँ, मतलब ऑफन यार मुझे लगा था आपकी बहन है वो. नहीं, बहन नहीं है. तो दे आर लाइक रियली शॉक्ड, लाइक वाओ आप बूढ़े लग रहे हो. और ज्यादा बोल दिया. ऑफ कोर्स मैं तो बोलता हूँ सबको कि आप रिवर्स एजिंग चल रही है आपकी. तो कविता जी आप सूफी भी गाती हैं, गजल्स भी गाती हैं और फिल्म के गाने भी गाती हैं. मेरे को आपसे सवाल ये पता कि बिकॉज पॉपुलर वो ज्यादा होते हैं, जी. आपको पर्सनली क्या पसंद है? आपको फिल्मों के गाने ज्यादा पसंद है, गजल ज्यादा पसंद है, सूफी ज्यादा पसंद है? मुझे सूफियाना मतलब ज़्यादा पसंद है. और गज़लें तो बचपन से ही सुन के बड़ी हुई हूँ. जगजीत जी को, तो मेहंदी हसन साहब को, तो गज़लों का बहुत शौक़ रहा मुझे. और उसके बाद से जब से मैं सूफ़ी जर्नी में गई हूँ, तब से मुझे लगता है कि वो बहुत करीब है मेरे. क्योंकि कहते हैं कि संगीत खुदा से जोड़ता है. तो वाकई जैसे ही आप पहला नोट लगाते हो और इमीडिएट कनेक्ट मैं तो फील करती हूँ कि जैसे ही कोई भी एक बंदिश या कोई भी एक गज़ल जिसकी लिरिक्स सूफियाना है, वो मैं जैसे ही वो गाती हूँ तो मुझे एक उस पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट फील होता है. और मैं कई बार खुद गाते गाते ट्रांस में चली गई हूँ और वो लोगों ने भी फील किया और उसको थोड़ा वक्त लगता है वापस आने में. तो जो आनंद जिसको बोलते हैं कि उस वक्त आप ना किसी रिश्ते में होते हो, ना पैसा सोच रहे होते हो, वो जो आनंद मिलता है ना, जिसको मैं कह सकती हूँ कि शब्दों में नहीं बयां कर सकते हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे आनंद उसमें आता है सूफ़ी म्यूज़िक. और वो कनेक्शन भी रोज़ नहीं बनता है. जैसे कभी कभी ऐसा, मतलब वो भी अब तक मैंने जितनी भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उस टाइम में हार्डली 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि आई वॉज टोटली लॉस्ट और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ गई थी. फिर वापस बॉडी में आने में टाइम लगा. तो वो जो एक्सपीरियंस है, मैंने घर आके मम्मी को अपनी बोला भी कि मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ मैं 24 घंटे उस जोन में रहना चाहती हूँ. तो बोले वो समाधि की अवस्था होती है जिसमें बहुत रेयर कुछ सेकंड्स को होता है और फिर वो चला जाता है. वो क्या बोलेंगे उसको पता नहीं, लेकिन बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है. तो इसलिए आई लव सूफी म्यूजिक. एंड अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि सूफी और फिल्म में क्या कोर डिफरेंसेस हैं म्यूजिक में, जब आप परफॉर्म करती हो या सुनती हो? या सूफी म्यूजिक में जो है वो ईश्वर के लिए, खुदा के लिए गाया जाता है. और जो बॉलीवुड है, जो भी म्यूजिक है, उसकी स्क्रिप्ट मिलती है हमको पहले कि ये इस सिचुएशन पे गाना है. तो लेकिन जब हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो मैं तो हर गाने को अपने ही रंग में रंग देती हूँ. बट आपको ऐसा लगता है कि फिल्म के गाने होने की वजह से आपके सूफी और गज़ल को आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला है उसको यूज़ करने के लिए? बहुत बड़ा मीडियम है बॉलीवुड, नो डाउट. हर किसी का मन करता है, जो भी स्मॉल टाउन बच्चों को तो ज़्यादा ही, मुझे लगता है मैं बरेली से हूँ तो मेरा ड्रीम था. लेकिन एक डाउट ये भी था कि अरे मेरी तो इतनी अलग आवाज़ है, लता जी जैसी आवाज़ नहीं है, मुझे
मौका भी मिलेगा कि नहीं। जब मिला तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और लेकिन वाक़ई मैं तो बचपन से गा रही थी, लेकिन कविता सेठ को कविता सेठ बनाया बॉलीवुड ने। मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी इस शहर की, इस इंडस्ट्री की, कि जो भी नाम, शोहरत, जो कुछ भी मिला इस इंडस्ट्री से मिला, और उस वजह से लोग जानने लगे कि मैं और क्या-क्या चीज़ें करती हूँ, सूफ़ी गाती हूँ, ग़ज़लें गाती हूँ। इट इज़ 100% ट्रू। मैं ये सवाल बार-बार इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो प्योरिस्ट हैं अपने तरीके से, जी। जो सूफ़ी म्यूज़िक करते हैं या गज़ल करते हैं ना, वो बहुत बार इस फ़िल्म म्यूज़िक और इस पूरी फ्रेटर्निटी को ना थोड़ा-सा गलत मानते हैं कि जी, यू नो जी। इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़ विथ माय थॉट एंड बिलीफ। हाँ जी। आपने वो भी किया है, आपने फ़िल्म भी किया, उसके बाद भी आपने अपने आप को बचा के रखा है। जी। क्योंकि हम देख रहे थे आपके पूरे कैटलॉग में ऐसा कोई भी गाना जिसमें गंदे लिरिक्स हो जी। या जिसका कोई मतलब बुरा हो। तो आपने वो कैसे किया और कोई भी आदमी वो कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा-सा एक विज़नरी भी होना पड़ेगा, और थोड़ी दूर की सोच। बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ नहीं चाहिए, ये मन में रखना पड़ेगा कि मुझे इस साल 5 हिट चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो वो नहीं। काम मिलेगा वेरी गुड, नहीं तो मैं अपना कर रही हूँ। मतलब वो एक फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा उसके लिए। और मैंने कभी भी लिरिक्स को लेके, इसीलिए कि मुझे कुछ भी यदि ऊट-पटांग आया, मैंने हमेशा रिफ्यूज़ किया। तो आप तभी लंबे समय तक मुझे लगता है चल सकते हो, और आपको क्या पसंद है, आपके टेस्ट का काम आ रहा है, नहीं जो आ रहा है वो करे बड़े हैं, नहीं भाई नहीं करना है, ये मेरे मतलब का गाना नहीं है। मुझे कोई इतना ग्रीडीनेस नहीं थी कि अच्छा जो भी गाना है हाँ हाँ आई विल सिंग, नहीं भाई दिस इज नॉट माई टाइप ऑफ सॉन्ग। तो आई इमीडिएटली मैं रिफ्यूज कर देती थी कि भाई और बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनको मौका दे दो, कुछ अच्छा आएगा तो मुझे दे देना, मतलब मेरे पसंद का कुछ आएगा। तो वो एक कई लोगों से मेरी इंडस्ट्री में बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कविता जी आप जो एक चीज़ कर रहे हो कि ना कहना, जो यहाँ कोई नहीं करता है। तो शायद मैं इसलिए इतने टाइम तक इतने टाइम से काम कर रही हूँ या इतने लंबे समय तक रह पाई, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हर आर्टिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जो आपकी वीकनेस है या वो जान जाओ, उसको अवॉइड करो ना, अपनी स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाओ। और जब आप किसी को ना भी बोलती थी शुरुआत में, ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऑफेंड हो गया हो? ऐसा पीछे से हुआ हो, लेकिन सामने तो नहीं बोला। आप जितने कंफर्ट से बोल रही हैं उतना आसान है नहीं, बिकॉज जैसे कोई आर्टिस्ट एक नया बनता है, पहली बात तो आजकल इतने चॉइसेस नहीं होते। गाने ही मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो वो चॉइसेस नहीं होते। फिर आपका माइंडसेट ये होना कि ये कितना भी एक्साइटिंग हो, ये मुझे नहीं करना है। वो जी किसी जी। भी नशे के जैसा है कि आपको अंदर से डिसाइड करना होता है कि ये मुझे नहीं करना है, बिकॉज डांस नंबर्स के गाने चलते ज़्यादा थे। जी। अगर वो पॉपुलर हो जाओ तो आपको शोज ज़्यादा मिलते हैं। फिर इवन यू नो एवरीथिंग आफ्टर कन्वर्ट्स। तुम ही हो बंधु, मुझे इतने ऑफर्स, आपने ये गाना गा लिया तो आप क्यों मना कर रहे हो, मुजरा आ रहा है, आइटम सॉन्ग आ रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, लिरिक्स अच्छी दे दो, फिर मैं वो आइटम भी होगा तो भी गा दूंगी, लेकिन लिरिक्स अच्छी लेके आओ। तो लिरिक्स अच्छी कहाँ से होंगी उनमें। तो इस तरीके से मतलब टल टल गई चीजें। तो उसी ऐसा पे आपको टल शो गई। पे भी प्रेशर आता होगा कि आप जनरली शो कैसे परफॉर्म करती हैं? बैठ के परफॉर्म करती हैं? मेजरली बैठ के। अभी हम लोगों ने एक उदयपुर में किया था तो स्टैंडिंग था, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था। मैं जनरली ट्रैक्स पे भी नहीं गाती हूँ, मैं लाइव बैंड के साथ गाती हूँ। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सूफी म्यूजिक के साथ दी, सूफी म्यूजिक के बारे में कॉमन लोगों को क्या मिथ है जो आप क्लियर करना चाहेंगी? कॉमन मिथ जो मुझे लगता है, जैसे एक्चुअली आजकल के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उस चीज़ को, तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ अल्लाह मौला ये सब शब्द डालने से सूफ़ी शब्द वो गाना नहीं हो जाता है, उसमें डेप्थ चाहिए। और सूफ़ी संगीत या सूफ़ी म्यूज़िक उसको करने के लिए आपका लाइफस्टाइल भी आपको वो करना पड़ता है, जीना भी वैसे पड़ता है। एक वो कोई रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो जब तक आप खुद और आप जैसे मुझसे भी मिले हैं या अदरवाइज भी आपने मेरे बारे में जो भी देखा होगा सुना होगा, तो हम लोग सिर्फ अपने में ही रहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं तो अपनी धुन में रहना, अपना म्यूजिक करना, जो भी कर रहे हैं दुनिया से थोड़ा सा एक अलूफ रहते हैं। हाँ हाँ, वो ज़रूरी है। नहीं तो जैसे ही हम, और आपको पता है ये इंडस्ट्री कितनी चमक दमक वाली है, विद इन सेकेंड्स लोग स्लिप हो सकते हैं। तो इन सब के लिए खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज
करती ही रहती हूँ एवरी मंथ, और एवरी डे मेडिटेशन करना। तो अपने को तराशना बहुत ज़रूरी है वैसे भी, और ख़ास तौर से इस म्यूज़िक को कर रहे हैं उसकी प्योरिटी बरकरार रखने के लिए, अपने सुरों को प्योर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब पे काम करें, दुनियावी चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान दें। तो बोलते हैं ना सूफी म्यूजिक में, करेक्ट में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इश्क और इबादत ये दो रास्ते जी, हैं। बिल्कुल। तो इश्क इज रोमांस एंड इबादत इज डिवोशन। ईश्वर खुदा के साथ ही इश्क कर लेना, उससे इबादत करना, सब कुछ मिल ही जाता है। उस रास्ते पे जब चलते हो तो फिर एक्चुअली फिर दुनियावी चीज़ें नहीं मायने ही नहीं रखती हैं। जब आप उस वाले नशे में चले जाते हो ना, फिर कोई नशा असर नहीं करता है। मुझे किसी ने कहा था कि जो ऐसा करता है वो रोमांटिक गाने इसलिए अच्छा गा पाता है बिकॉज वो रोमांस भी खुदा के साथ ही करके गाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा आप भी करते हो जब रोमांटिक बिल्कुल, गाने? जैसे पता है एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको कि तुम ही हो बंधु जो मैंने गाया, उस गाने में एक लाइन है कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। रियली मतलब मैं इंडस्ट्री में हूँ लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, और उसकी एक-एक लाइन में बस उस ईश्वर को, उस खुदा को ही याद करके मैंने गाई। तभी लोग कहते हैं कि उसमें एक अजीब-सी कशिश है, अजीब-सा खिंचाव है इस गाने में, क्योंकि वो मैंने अपने लिए नहीं गाया, वो उसकी ही शान में गाया था, उसको ही याद करके गाया था शायद, इसीलिए वो इतना पावरफुल गाना है। और आपने मेडिटेशन वर्ड का यूज किया। आप एक कोर्स भी चलाते हैं म्यूजिक मेडिटेशन, 4 वीक कोर्स है शायद। उसकी प्लानिंग चल रही है स्टिल, और वो अभी तक टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं कर नहीं पा रही हूँ वो। अदरवाइज मैंने बहुत सारे रेकी 1, रेकी लेवल 2, 3 सब कुछ किया है, और उससे रिलेटेड मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें, लोगों को हीलिंग देना, वो सारी चीज़ें। तो क्या पॉडकास्ट पे ये बोल के जाएंगे कि थोड़ा एक डेडलाइन बनाते हैं 2025 का, क्या बोलते हैं उसको, ये ईयरली डेडलाइन प्लान? मेरी गुरु है अभी, स्पिरिचुअल गुरु, उन्होंने भी दी है, बोली 2025 में, मुझे नहीं मालूम तुमको शुरू करना है ये, तो आपकी शायद वो आपके थ्रू आप आज करवा रही प्रॉमिस है। कर दो कैमरे में जी, कि जी। 2025 में आप शुरू करोगे। बिल्कुल पक्का प्रॉमिस, 2025 में शुरू कर ही देती हूँ, अब तो आपने भी बोल दिया। और अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो वो जी। कैसे कर सकते हैं? सोचा नहीं है, मतलब अभी बीच में Putting इतने you in फोन्स spot. आते हैं कि दे वांट टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम मी, लेकिन अभी नहीं टाइम मिल पा रहा है। मैं कहती हूँ मैं रिटायर होंगी तो सिखाना शुरू करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी जल्दी शुरू कर दूं उतना अच्छा है। मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना कॉम्पोजिशन है, इतना कुछ मुझे ईश्वर ने दिया है, अब मैं बांटना चाहती हूँ लोगों को, तो 2025 में पक्का। सुपर। कनिष्क, आप काफी चीजें करते हो, प्रोड्यूस भी करते हो, गाते भी हो, कंपोज भी करते हो। कंफ्यूजन नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मज़ा आता है। सिंगिंग इज़ द लास्ट फॉर मी। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रोड्यूसर, तो मतलब आई थिंक वही अगेन, लाइक डैड वाज वेरी वेरी पैशनेट कि यार, मतलब हम एक तरीके से प्रोजेक्ट थे उनके लिए कि भाई अरे मैं तो, ही वाज वेरी पैशनेट कि यार, वो मुझे अक्सर कहते थे मैं तुझे स्टार बनाऊंगा, मैं तुझे ये बनाऊंगा। एंड आई रियली यूज्ड टू आल्सो लाइक, मैं भी उन पे ही काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि ओके मैं भी ऑटो पायलट मोड पे हूँ, आप मुझे बना दोगे कुछ भी। एंड आई वाज अ किड, आई डिडंट नो एनीथिंग, आई वाज काइंड ऑफ, जो मुझे वो कह रहे थे कि ये सीखना चाहिए, आई वाज लर्निंग दैट, समटाइम्स आउट ऑफ चॉइस, समटाइम्स ऑल्सो आउट ऑफ हिज पुश, कि भाई काफ़ी बार नहीं मन करता है, काफ़ी बार मन करता है कि 5 बज गए मुझे खेलने जाना है, पर आप रियाज कर रहे हो अपना। बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई फील लाइक एवरीथिंग हैज रियली वर्कड। अगर मैं वो सब नहीं करता तो मुझे ये समझ नहीं होती। क्लास 5 में था, इसको फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कराया। नहीं, 7th। क्लास 7, हाँ। और मतलब 18 इयर्स से नीचे बच्चों का अलाउ नहीं था। एडमिशन उन्होंने लिया, ये क्लास में बैठते थे, वो बाहर बैठे रहते थे। मतलब क्रेजी, मतलब मैंने उनके जैसा पैशनेट So इंसान नहीं by देखा, सच्ची। 18 I was basically, मैंने 13 या 14 पे साउंड इंजीनियरिंग शुरू कर दिया था। वाओ। एंड तो अविनाश ओक जी बहुत ही वेटरन साउंड इंजीनियर जो है, वेस्टर्न आउटडोर पे जो पुराना बहुत ही लेजेंडरी स्टूडियो हुआ करता था, उन्होंने, आई थिंक ही वाज टीचिंग एट जीमा, हाँ, जो ज़ीमा जो था, हाँ। इंस्टीट्यूट था, तो जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स। Yes. हाँ। So I think he was the HOD over there. उनके अंडर जो एक फैकल्टी थी, विक्रांत हजारे, वो मेरे पास आते थे and he used to teach me घर पे
कि कैसे न्यूएंडो या क्यूबेस पे रिकॉर्ड करते हैं. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट मेजरली प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि आई फील लाइक आई वाज काइंड ऑफ यंग टू अंडरस्टैंड ऑल द थियोरी बिट्स कि एक्चुअली साउंड वेव्स क्या है, कैसे ट्रैवल करती हैं, द होल साइंस बिहाइंड इट. सो ही वाज मेजरली फोकसिंग ऑन कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे ट्रैक बनाते हैं, ऐसे इस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी है. तो घर पे ही बेसिकली स्टूडियो भी बना दिया था, एंड आई जस्ट यूज्ड टू रिकॉर्ड मॉम. देन व्हाटएवर एल्बम्स इनकी भी होती थी, आई वाज रिकॉर्डिंग हर और एनी गिटारिस्ट और एनीबडी. सो a 14-15-year-old boy was doing all of that. Now that I see people, I mean like, अरे यार 10-12 साल के लोग ये सब कर रहे हैं, but it's I वो सब शुरू हो गया था इंजीनियरिंग. फिर मैंने I started producing on FL Studio, and धीरे धीरे करके फिर Logic, and by I think 18 एक एल्बम बना दी थी हम लोगों ने, which was I think the first album in the world with electronic and Sufi music. हाँ, वो अपने टाइम से बहुत अहेड थी. आई थिंक हाँ. अब लोग सुनते हैं उसको ध्यान से. ट्रांस विद खुसरो. Transfit Khusro. करेक्ट, मैंने भी सुनी. So I feel like it was a humble, a very good attempt for me. काफी सारे ideas थे कि ये instrument एक सूत्रधार होना चाहिए पूरी album में, which was Israj, which I really love. Also, Arshad Khan ji is one of the finest Israj players Yeah. in the world, I would say. Yeah. तो was very fortunate to work with him, and I think काफी सारे लोग थे. पारस नाथ जी के साथ काम किया था, हाँ. and तो I was like भाई ये I took like 4 years to produce it because I was not 18 really that was nominated also ना for GMA and like Mirchi Music Awards. हाँ. और इसका नॉमिनेशन था A.R. रहमान साहब के साथ, त्रिलोक गुट्टू जी के साथ. तो ये तो वैसे ही सातवें आसमान पे कि हाँ. इन लोगों के साथ मेरा नाम नॉमिनेशन में. Yeah, that was a big thing. That was a very big thing. But by that time, production तो सीख ही रहा था. Again, that was like अरे photography सीखो, अरे so मुझे बचपन से थिएटर का भी शौक था. So उसी दौरान मैंने थिएटर भी सीख लिया था. नादिरा जहीब अब्बर जी के एकजुट जो उनकी थिएटर वर्कशॉप ग्रुप है वहाँ पे. So I was basically into a lot of things. Production, acting, photography, थोड़ी बहुत फिल्म मेकिंग. तो पर वही था कि मैं इवेंचुअली जाऊँ कहाँ मुझे पता नहीं. सो आई वाज एक वो भी था कि अरे चलो अभी वक्त है, अभी तो मैं 15-16 साल का ही हूँ. आई कैन टेक दिस कॉल आफ्टर स्कूल और कॉलेज और व्हाटएवर. बट आई फील लाइक आफ्टर डैड पास्ड अवे इन 2011, वो हम सबके लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था. बट दैट वाज आई थिंक अ मंथ लेटर was when I had composed my first song. And when I did that, I realized ki this is like an amazing feeling to do. Like as in to make a melody out of like, you know, your own self, and like produce to theek hai kar raha tha, but like to compose something was a beautiful feeling. So I really enjoy composing and producing. And फिर बाकी सारे जो भी skills थी जो develop करा था उसको over the years थोड़ा और कॉलेज में जाके होन करा है. तो yeah, that is something that I really But when enjoy. you also compose, Yeah. is it difficult to produce for some other composer? Because अगर आप एक composer हो, आपको एक basic reflex है, कहीं चीज आपको पसंद नहीं आएगी. Yeah. You know, as a composer. Of course. Do you feel that problem or pressure when you work for somebody else? The thing is, I try my best. Like and it has also taken me a couple of years to realize it. Ki initially I used to be very honest and I would say not blunt, but I used to tell them, "ये अच्छा लग रहा है क्या यहाँ पर?" But then I realized that okay, it's not the best way to go about it. उनका भी एक रीजन है क्योंकि उन्होंने उससे कैसी धुन बनाई है. And of course, there can be thousands of reasons. It's subjective also. Very subjective. Yeah. Very subjective. तो फिर I have tried different ways of just like doing कि अगर ये try कर लें तो कैसा लगेगा. So and it's also that is also an art. I would say कि I think it has kind of helped me कि अगर स्टूडियो में भी कैसे आपको रहना है लोगों के साथ. अगर आप किसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी म्यूजिशियन सिंगर जो भी है, कैसे इंटरेक्शन करना, क्योंकि इट्स वेरी
साइकोलॉजिकल एंड इट्स मतलब हम आर्टिस्ट वी आर वेरी वल्नरेबल, कहीं पे भी आते हैं, सो वो परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट करती ये है। चीजें बड़े लोगों से सीखी है मैंने, जैसे मीरा नायर जी का मैंने सूटेबल अपने बॉय यहाँ छोटे बोलो गए। ओ माय गॉड, मतलब क्या एक्सपीरियंस, वो इतना बूस्ट करती हैं कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी होंगी, नहीं नहीं कविता बहुत मजा आ रहा है, एक बार फिर से लेते हैं, मतलब इतना आपको चढ़ा देते हैं कि आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इतना अच्छा कर सकती थी। जैसे मैंने, मुझे सबसे ज्यादा मजा आया मीरा जी के साथ काम करके, और ये नीरजा फिल्म के जो राम मधवानी जी, ओ माय गॉड, मैंने उनसे इतना सीखा, उनके लिए मैंने काफी सारे एड्स गाए, नीरजा का जीते हैं चल गाया, मतलब वो जो पैथोस भी निकलवाना है वो किस तरीके से आपको समझाते हैं और बताते हैं, माय गॉड, फिर उस गाना सुनने के बाद लगता है ये मैंने ही गाया है। तो वो एक बहुत बड़ी आर्ट है, मुझे लगता है कई बार तो आपको सिर्फ जाकर के उन लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस चीज को कैसे ले रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं लोगों को, बहुत, और सब क्रिएटिव हैं सारे लोग, और बड़ी जल्दी हर्ट भी होते हैं लोग, तो उन सब चीजों को बैलेंस करके चलना, इट इज वेरी ट्रिकी ऑल्सो। मतलब टैलेंट होना, उस टैलेंट को यूज करके सही चीज करना और हाँ लोगों को मैनेज कर, सारा कुछ एक्चुअली एक आर्ट है। हाँ, हर एक चीज। और हमें नहीं मालूम कि हमारे अंदर वो चीज है, हम में से बेस्ट निकलवा लेना, True, वो बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी। true. आप, हम लोगों ने काफी बार मिस्टर सेठ के बारे में बात की, अगर आप कंफर्टेबल है तो मेरे को एक सवाल पूछना है। अब जब कोई इंसान होता है आपकी लाइफ में जो आपसे इतना प्यार करता है और जो सारा ख्याल रखता है, आपकी बातों से सुनकर ऐसा लगता है कि ही वॉज द मास्टर माइंड, ही यूज्ड टू प्लान एवरीथिंग, कि आप गा रही हैं बाकी सब उनकी जिम्मेदारी है, बच्चे पढ़ रहे हैं बाकी सब उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, वन जब मैन अच्छा, आर्मी बोलते थे हम लोग उनको। अब जब वो लाइफ में नहीं होते अचानक, अब तो 12 साल हो गए, वो ट्रांजिशन कैसे होता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये सेम चीज होती है। इवन मैं बता रही हूँ कि जैसे ही डॉक्टर ने अनाउंस किया उनको पैनक्रिएटाइटिस हुआ था, तो पता नहीं ईश्वर ने क्या बुद्धि कैसी दी हुई थी, मैं और कविश थे हॉस्पिटल में, जैसे ही डॉक्टर ने अनाउंस किया नाउ इज नो मोर, मैंने कविश का हाथ पकड़ के, उसका रोना धोना नहीं, मैंने सिर्फ बोला, मैंने कहा डैडी ने जो मेरे लिए किया है ना, मुझे उसको फेड नहीं होने देना है, मुझे उसको बहुत आगे लेके जाना है, उसका हाथ पकड़ के, मतलब मैं कुछ अलग ही जोन में थी, और हम तीनों में से कोई रोए नहीं उस टाइम पर, मतलब शैटर्ड तो थे बुरी तरीके से, लेकिन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हमारे साथ हुआ है। टाइम लगा, डॉक्टर्स पास गए, फिर हीलर्स के पास गए, फिर उन सब चीज़ों से निकले, फिर मैंने क्या किया कि वो इतना हमारे लिए इंथुजियास्टिक रहते थे, हर समय पॉजिटिव, मैं किसी भी चीज़ में बोलती थी कि मुझसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, लोग पहुंचे हैं ना, करके ही तो पहुंचे हैं, तुम्हारे जैसे ही लोग तो पहुंचे हैं, थोड़ी तुमसे ज़्यादा मेहनत की होगी तो वो पहुंच गए वहाँ पे, तुम भी मेहनत करोगी तो पहुंच जाओगी। हर चीज़ में पॉजिटिव अप्रोच थी काम को लेके। तो व्हाट आई डिड कि जब उनकी डेथ हुई दिसंबर में, उनका बर्थडे आता है 10 जून को, तो मैंने उस दिन कहा कि सब लोग मिलके रोएं धोएंगे, उससे बेहतर है कि उनके नाम का हम एक कॉन्सर्ट स्टार्ट कर देते हैं। देन आई स्टार्टेड आनंदोत्सव, जो हर साल करते हैं। करती थी मैं, हाँ। फिर कोविड के बाद अभी रेगुलर नहीं हो पाया, फिर उनकी डेथ होती है 15 दिसंबर, तो उस वीकेंड पे जो भी जहाँ भी अवेलेबल मिला मुझे ऑडिटोरियम, तो हम उनकी डेथ एनिवर्सरी पर निर्वाणा नाम से कॉन्सर्ट, कि जो भी म्यूजिक लवर्स हैं वो लोग आए, और मैंने कहा उस डेट्स पे हमको पॉजिटिव करना है, रोने धोने का बजाय कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अच्छा करें, कि इस साल ये किया था, कुछ नया हम क्या देते हैं, क्या करें। तो मतलब हमने उसको फिर एक पॉजिटिव रास्ता दे दिया कि और वो ही सबसे बड़ी ट्रिब्यूट हो सकती है, और तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी उसके लिए। तो देखो, आई कैन अश्योर यू मिस्टर सेठ जहाँ भी हैं बहुत खुश होंगे ये सब सुन के और देख के, क्योंकि वो जो चाहते थे अल्टीमेटली वही आप लोग कर रहे हो। बहुत बड़ी सीख है एक्चुअली ये, जब भी आप किसी से प्यार करते हो और वो नहीं रहे, अगर आप वो करो जो वो चाहते थे, बस तो उससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती एक्चुअली। मतलब 15 दिसंबर ही पास हुए, 25 दिसंबर मेरा शो था, मैंने कोई शो कैंसिल नहीं किया। वो अहमदाबाद में था, 28 को पटना में था, 3rd को बड़ौदा में था, एक भी, और मेरे मतलब बहुत चैलेंजिंग भी था। मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि तू ये क्रैक कर लेगी ना, फिर दुनिया में तुझे कोई नहीं रोक सकता। मतलब अजीब सा फेज था, लेकिन आई डिड। बच्चों ये दोनों गए थे साथ में,
बहुत अजीब मूड से मैंने किया, बट किया मैंने, कोई भी शो कैंसिल नहीं किया था. And for a brief period, yeah, I think like my brother was managing now. हाँ मतलब Like he वही was सा- studying also in IIT. Then जब भी कोई show होता था, so he used to travel. So it was difficult for him also. I think it was था challenging वक्त था. But yeah, we overcame. आप लोग इतने साल से हो, आपने भी काफी साल से काम किया है, बट कोविड के टाइम पे रंगसारी गाना आपने रिलीज किया और वो शायद पहला गाना है जो पॉपुलर हुआ इतना ज्यादा, जो कि घर की प्रोडक्शन है, सब कुछ घर पे ही है, कि कंपोजर भी आप दोनों हैं, सिंगर भी आप दोनों हैं, प्रोड्यूस भी आपने किया है, वीडियो भी आपने की है, आप उसके राइट्स भी ओन करते हो, सब कुछ है. तो क्या उस दिन आपको सबसे ज्यादा अचीव्ड महसूस हुआ उस गाने के सक्सेस के बाद? एक्चुअली ये गाना बहुत पहले ही बना दिया था. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अंडरग्रेड में, जय हिंद कॉलेज पे, तभी मस्ती मस्ती में बना दिया था हमने. एंड मैंने तो ये मतलब ये ठुमरी / दादरा बहुत बहुत पहले ही सुन रखी थी. एंड मैं आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ एशियन अंडरग्राउंड म्यूजिक, मेडिवल पंडित्स, कर्श काले एंड तलविंद सिंह, नितिन सोनी. तो मैं इन लोग को बहुत सुनता था. एंड एल सुब्रमण्यम, क्योंकि वायलिन सीख रहा था, फिर ट्रांस म्यूजिक भी बीच में. तो मन था कि लाइक ये चीज़ें थी अंदर बहुत ज़्यादा, कि अब मुझे इस स्पेस में ही ज़्यादा करना है, लाइक फ्यूजन म्यूजिक, बट ऐसे जिसमें अल्टीमेटली एक गाना निकल के आए. ये नहीं कि इट शुडंट बी जस्ट लाइक अ वोकल लूप जो 4 बार आया फिर. इट्स जस्ट नॉट वेरी म्यूजिक हैवी ट्रैक. इट शुड बी अ सॉन्ग. भले ही उसमें मतलब अगर एक अंतरा हो या एटलीस्ट एक मुखड़ा हो जो लीड ऑन करे, बट अल्टीमेटली ऐसा हो कि कोई भी इसको रेप्लिकेट कर पाए गिटार पे या कीबोर्ड पे. वो हमेशा मेरा अभी भी यही मंत्र है. इवन इफ आई एम डूइंग फ्यूजन म्यूजिक with electronic or whatever form of blend, उसका बैलेंस, उसका मिक्स होना बहुत केयरफुली होना चाहिए. और जिससे लोगों को भी लगे अरे यार ये मैं इसको अलग चीज़ों पे भी कर सकता हूँ, बट ये स्पेसिफिक मिक्स बहुत कूल है. तो यही इंटेंशन था तब ये करने का. एंड मस्ती मस्ती में हमने गाना बना दिया. एंड इट वाज सपोज्ड टू गो फॉर अ फिल्म initially back in I think 2018 or 19 for Dhadak. Oh. So that didn't happen for whatever reasons. But then we were like, okay, we have this song, we should make a really nice video. Then we got a director, he hand painted all the visuals. Yeah, So jo bhi that's animated visuals hain, those are all painted. And Wow. his idea was like, let me project these visuals on you and we'll do like an intercut. तो फिर उसको भी काफ़ी वक्त लगा बनने में. फिर फाइनली जब आई थिंक 2020 हिट हुआ एंड वी वर लाइक चलो अभी रिलीज करेंगे अप्रैल में कोविड हैपेंड. एंड आई वाज लाइक, और मैं बहुत आई थिंक मैं बहुत ओल्ड स्कूल था उस थॉट में कि आई वाज लाइक अरे जब खुलेगा सब कुछ तभी रिलीज करेंगे. एंड शी वाज लाइक अरे किसका वेट करना है, अभी रिलीज करते हैं, घर पे लोग सब बैठे हुए हैं. मैंने कहा कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नया नहीं आ रहा, जस्ट रिलीज कर दो और सोचो ही मत इस बारे में. सो आई थिंक अप्रैल 20 में हमने ये गाना रिलीज करा था. एंड देन या वी जस्ट आस्क्ड पीपल टू मेक वीडियोस एंड लाइक प्रॉब्ली शेयर मेक इट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाटएवर. तो फिर जब ये सब बन रही थी एंड धीरे धीरे आई थिंक स्पॉटिफाई हैड आल्सो कम इन 2019. Yeah, Spotify. तो उनका एडिटोरियल सपोर्ट काफी मिल रहा था इस गाने पर. एंड द वीडियो वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल लाइक ऑन यूट्यूब एंड लाइक zero money like to push it. Like it's all organic. And a single pen. Everything is organic. So, and we were like, okay, YouTubers are posting about it. Like who are doing film reviews, they are posting about it in their channel. I'm like, oh, kya raha hai? Samajh mein nahi aa raha. And then we just left it. I'm like, arey, this is great. Like, it's growing really well. After, I think, 1 साल हो गया था गाने को. काफी सारे लोग पूछ रहे थे अरे गाना बहुत अच्छा है. हमने we had taken down the song because एक कोई फिल्म में जा रहा था तो बोले आप सब जगह से हटा दीजिए, तो हमने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया. तो रिलीज होने के बाद रिलीज होने के बाद they were like we want to like basically buy this. So whatever that period was, it was a mistake. And then when we put it back, I think in 21 Diwali, like right before Diwali, it boomed on Instagram. And we still don't know how.
Like, so it's just 1.5 It's a good years song. later. Yeah, I mean, and then this got remastered for Jug Jug Jio, and it wasn't supposed to go in Jug Jug Jio. It was supposed to go in Mr. and Mrs. Mahi, which came now. And then it finally happened in Jug Jug Jio, and credit goes to Azim for that, Yes, because he yes, was like, bro, this is a great song. I want to have Azim, this is the 27th time you are being mentioned. I think he's used to it now. So, जब आपने जुग जुग जियो में ये गाना दिया, Yeah. did you give away all your rights, or So you we had retained to the make, rights? so I mean, so we had to make another version for it, and because it's not a typically sync song where they're just using it for just the visual, it's there in the album, and that's how the entire thing works. Got a lot of money? Yeah, I think we got what we wanted. So Good. yeah, I don't want to know the number, but it's good. yeah. Because this opens up a conversation for a lot of independent musicians. अभी culture है, जी पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है that music supervision sync is a very big industry. Reason being, जैसे यहाँ पे फिल्म म्यूजिक होता है वैसे जनरली नहीं होता है. Yeah. कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो वो चूज करते हैं कि कौन सा म्यूजिक हमारी फिल्म में सही फिट होगा. एंड दैट्स हाउ यू नो म्यूजिक इज यूज्ड. Yeah. अब धीरे धीरे ये हमने आदित्य रिखारी का गाना देखा, काफी सारे बैंड्स के गाने अभी ऐसे यूज होना शुरू हो गए. तो दिस इज अ गुड कल्चर फॉर एनीबडी. अगर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हो, आपका गाना हिट होता है, यू कैन रिटेन द राइट्स ऑफ द सॉन्ग. So we have the rights of the original. If we had to make another slightly Correct. modified version. जो मास्टर राइट्स होंगे उनके पास होंगे नए वाले. हाँ, publishing तो already it's in public domain, so it didn't really hurt anybody. सो नाउ आप बिजनेस में खुद ट्रैक करते हैं सारे नंबर्स? हाँ, मतलब I do like to, but मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं घुसता हूँ. तो जैसे IPRS से पब्लिशिंग का रेवेन्यू आता होगा. हाँ. तो मतलब ये नया ट्रैक बनने के बाद रेवेन्यू बढ़ा है? बहुत. बहुत क्योंकि उससे हुआ क्या है कि I feel like the song had another life Correct. to it, and it wasn't just only on YouTube and all your DSPs. वो टीवी पर आया है, वो रेडियो पे आया है, और वो बजा है हर जगह. And when you have अभी भी and when you have an हर actor, wedding you know, function doing the same thing for a film, it's basically into 100 in terms of reach. In terms of authenticity, everything is debatable, which version you may like, but ultimately your song is reaching to so many people, to so many cities जहाँ पे पहले सिर्फ ऑनलाइन ही था. अब ये भी अलग डिबेट है कि क्या सब लोग ऑनलाइन है कि नहीं है, बट रेडियो तो सब लोग ही सुन रहे हैं और टीवी भी देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से वो रीच बहुत ज्यादा हो गई थी. तो आई थिंक इट हेल्प्ड एवरीबडी इन दैट. इट वाज अ वेरी गुड सिनेरियो. और कविता जी, जैसे कनिष्क को आपने पाला है, आपने शुरुआत से देखा है, फिर भी एक माँ के मन में बहुत बार कुछ कुछ ऐसे बातें हो जाती है, बोलना तो चाहती है, रह जाती है. ऐसी कोई बात है जो आप उसको समझाना चाहती हो आज? ऑन कैमरा इसके बाद बोलूंगी. वो ऑलमोस्ट हर 2 दिन मिल जाता है. तुम ये थोड़ी थोड़ी देर में डोज मिलती है. इस पे ये गाना आ रहा है हमारा, पता है, कविश ने गाना बनाया है. उसका गाने का टाइटल है माते की डांट, जो मैं दिन भर घर में इन लोगों को डंडा लेके हड़काती रहती हूँ. ताने मिलते रहते हैं हमको. हाँ, वो ही गाना उसने बना दिया है. कुछ भी कर लो, अंदर से माँ वो निकल नहीं सकता. एंड ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा होगा इनका जैसा इन्होंने दिखाया है. वो स्टेज पे डांटते थे गाते गाते? नहीं, स्टेज पे नहीं कभी डांटा है. बल्कि पता है, ये दोनों बैकिंग वोकल्स में रहते थे, कविश कनिष्क. तो खजाना में भी परफॉर्म किया था उसने. तो उसके बाद वो IIT ज्वाइन कर लिया. कह रहा अब पीछे का कोरस बंद, मैं नहीं आऊंगा पीछे. मैंने कहा मुझे अलग बंदे ढूंढने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे उनको. पहले फ्री फंड में 2 लड़के घूम रहे थे. और कविता जी, टैलेंटेड बच्चों को हैंडल करना भी एक टैलेंट है. बहुत बड़ा टैलेंट है वो, जो मुझ में नहीं है. तो आपने जब हैंडल किया इनको इतने साल, कोई ऐसे आइडियाज या सजेशन है जो दे सकते हो जो बाकी माओं को काम आए? कोई सजेशन नहीं है, मैं खुद तड़पी हुई हूँ. ऐसे मत बोलो यार. इन द सेंस, मतलब कनिष्क को तो हैंडल कर लेती हूँ, कविश भी बहुत अच्छा है, लेकिन ही इज वेरी मूडी. तो मुझे, और हम तीनों म्यूजिक कर रहे हैं, लेकिन तीनों अलग अलग म्यूजिक कर रहे हैं. हम लोग साथ में बैठ के कहाँ कर पाते हैं. बस इस वीडियो के लिए आए हैं जो रिलीज होगा. तो हम तीनों अपने अपने जोन में, एक उस रूम में, एक उस रूम में, एक अलग रूम में, सब अपना अपना म्यूजिक कर रहे होते हैं.
तो साथ में तो नहीं, उसका अलग है, इसका अलग है, मेरा अलग है। जब कभी ये रिकॉर्ड करता है मुझे तो बुला लेता है अंदर रूम में जहाँ स्टूडियो सेटअप है, अदरवाइज आपने क्वेश्चन डॉज कर दिया, मैं करने नहीं दूंगा। मुझे मतलब जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ये मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन सबको स्पेस चाहिए होता है और ख़ास तौर से क्रिएटिव लोगों को तो ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है बच्चों पे। हम लोग सोचते हैं अरे इसको क्या आता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। वो नहीं करना है, लीव देम। आजकल के बच्चे वैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, तो उनको उनके तरीके से करने दिस दो। वाज सरकाज़म फॉर यू। नहीं, वो मुझे खुद भी समझ में आ जाता है जब कुछ रिलीज होता है, फिर जब व्हेन इट डजंट डू वेल तो मैं हाँ भाई अब बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। पर बुजुर्गों को बुजुर्ग लगना भी तो चाहिए। इसीलिए नहीं मानते हैं बदतमीज। वर्ड फ्रॉम द वाइज। या सॉरी आप कंटिन्यू कर रहे थे। जरूरत से ज्यादा समझदार हैं बच्चे। हाँ, आजकल की जनरेशन तो मुझे लगता है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार गिरेंगे ना, फिर खड़े होंगे, उससे और स्ट्रांग ही होंगे। तो छोड़ दो। और जो आजकल नहीं कर रही, जैसे मैं देख रही हूँ आजकल, मतलब 2 या 3 साल का बच्चा है, उसको स्विमिंग में भी डाल दो, उसको पता नहीं कितने टाइप के तो कोर्सेज चल रहे हैं, इधर डाल दो, उसका क्या मन है कोई पूछ ही नहीं रहा है। यार छोड़ो तो उसको, वो क्या चाहता है उसको वो करने दो। वो स्पेस नहीं मिल रहा है उस बच्चे को उसकी क्रिएटिविटी के लिए। पता नहीं वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने या बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, बहुत बड़ा फ्लॉटिस्ट हो, क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन हम लोग इतना प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं ये मैथ्स के 10 सवाल तो करने ही है। भाई उसका मन नहीं है, उसको इंग्लिश पढ़ने का मन है या कुछ कहानियां लिखने का मन है, करने दो। वो चीज़ नहीं हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत वरीड हूँ आजकल। मैं तो उसको बोलती भाई 2-4 बच्चे पैदा कर, मैं उसको हैंडल कर लूंगी। अरे भैया हमसे कौन पूछेगा कि Are you single by the way? No, I'm married. You married? Yeah, I got married last year. तो Congratulations. इसीलिए बोल रही हूँ। Sorry to hear that. Ayushi, this is it for you. I really love you. हम लोग बीच में मजाक करते रहते हैं कि हम लोगों को म्यूजिक पॉडकास्ट का नाम चेंज करके मैरिज पॉडकास्ट रख देना। कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन हो ही जाती है। उसमें तो इतना है कि खत्म ही नहीं होगा। सीजन्स पर सीजन्स नहीं, I think मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो I don't know. I think it's been great. But 2 साल जिसके होते हैं उसको ढूंढना ही होता है। तो वैसे इवन आई डोंट नो। रंग सारी की बात कर रहे थे। रंगी सारी जब गाना हिट हुआ, आपके लिए पहला अचीवमेंट था, बड़ा अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड सक्सेस? yeah, like as in उसके पहले मैं सिंगल्स रिलीज कर रहा था एंड मोस्ट ऑफ देम लाइक ट्रांस विद खुसरो आ चुकी थी एल्बम। फिर मैंने जब अंडरग्रेड किया था तो आई वाज जस्ट लाइक मुझे सिर्फ कॉलेज पे ध्यान देना है, आई वांट टू really enjoy my college years. तो I was not really actively releasing, but after college मैं release करने लग गया था and it wasn't like, I think तब Spotify भी नहीं था. It was majorly Savan and तब independent music बस वो एक इतना बड़ा था, scene नहीं था। खोया हुआ ही था scene की, मतलब 17 18 या 19 की बात कहूँगा। मतलब आई रिमेंबर आई यूज्ड टू पिच माई सॉन्ग्स टू जियो सावन, उनकी जो प्लेलिस्ट होती थी, तो वहाँ पे भी अगर होता था मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ग्रेट फॉर मी यार, एंड आई रियली वांट टू कीप पुशिंग। बट यूएस से मुझे मैसेजेस आते थे, वी हर्ड योर सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई, आई एम लाइक दिस इज गुड। सो बट व्हेन आई फील लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स specifically ज़्यादा अच्छा लगा when I think it's all for everybody. I would say when you talk about numbers in terms of streams, I think most of us boast about Spotify because that's how they've also built their image everywhere and specifically India now. तो जब ऐसा हुआ इंडिया में कि like we've released रंगी सारी and काफ़ी support editorial and लोग भी आके सुनने लगे थे, it was a very good अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि उसी दौरान मैं जब पढ़ने भी गया था मास्टर्स के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, मतलब फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सारे स्टूडेंट्स थे, कोई यूएस से है, लेबनान से है, पता नहीं, फ्रॉम एवरीवेयर। सो दे वर बेसिकली सीइंग ऑल दी स्टैट्स ऑफ स्पॉटिफाई, उनके लिए वो एक था कि ओ यू गॉट दीज मेनी स्ट्रीम्स, दैट्स प्रीटी कूल, हम तो यहाँ अभी सीखने आए हैं जो भी है। हम हाँ मैं भी सीखने ही आया हूँ, बट आई यूज्ड टू फील नाइस अबाउट इट कि अच्छा कर रहा है और ऑर्गेनिकली अच्छा कर रहा है। हाँ, तो वो हमेशा, इवन कोई भी वीडियो भी हमने मॉम ने डाला हो या मैंने डाला हो, वी नेवर रियली पुट इन लाइक मनी टू लाइक पुश इट, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार
I don't know, like where is the authenticity of like, you know, वो खुशी नहीं मिलती उसकी अगर ऑर्गेनिकली वो नहीं आता है तो लाइक ठीक है नहीं हुए 50,000 ही हैं या 1 लाख ही इट्स फाइन बट व्हेन इट डज जेन्युइन लिसनर्स हैं आपके हाँ बस 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 वही तो उसकी बहुत आई लाइक बोथ ऑफ अस लाइक टेक अ रियली लॉट ऑफ प्राइड व्हेन वी सी ओके दिस हैज like whatever 27 million views on YouTube. सो आपके एक ही गाने की 3 सक्सेस स्टोरी है। पहली बार गाना चलना शुरू हुआ, आपने हाँ। निकाल दिया। दूसरी बार आपने वापस डाला, बहुत चला। हाँ। तीसरी बार फिल्म में आया, फिर चला। हाँ करेक्ट। अभी जो फाइनल सक्सेस हो गया उसके बाद लाइफ में क्या क्या बदलाव आया? स्पेसिफिक सवाल है कि क्या लोगों ने आपको कविता सेठ के बेटे के अलावा कनिष्ठ सेठ मानना शुरू किया? हाँ yes बिकॉज शुरुआत में ऐसा ही होता ना कि व्हेन यू आर अंडर छत्र छाया ऑफ योर मदर एंड शी इज पॉपुलर, देयर इज ऑलवेज अ बैगेज ऑफ यू नो नोइंग बीइंग नोन बाय दैट नेम। आई फील लाइक मैंने उसको कभी भी वैसे भी नहीं देखा है कि अरे मैं इनका बेटा हूँ लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनका बेटा हूँ। मैं तो बहुत उसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ बट व्हेन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग मी उनको पता लग गया था कि ये प्रोड्यूसर है और इसने ये काम करा है जो भी करा है अच्छा है so let's probably get him on board for this and that. So whatever work I have done so far, like I would say people know okay these are my capabilities या जिस capacity में भी मैंने काम करा है like I remember जब आपने गज़लें कंपोज करी थी A Suitable Boy के लिए so Rahul Chitella who was the supervisor for the show I just came in and I just happily mixed mastered all the songs for her. They didn't even ask for it and they were like these sound great. And when he was directing his film Gulmohar which won the national award for best Hindi film like this year he reached out to me. He was like hey would you want to be the supervisor for the film because I already have Siddharth Khosla for the film. So I think everybody kind of knew what I was doing somehow, so I mean credit to them also that they were also looking into what I've been doing and so I think wo hai even like big credit to Ankur Tiwari also that he knew what I was doing so he roped me in for Coke Studio Bharat and to see that you know it's a beautiful song where it talks about healing and anxiety and एक तरीके से मरहम है गाना तो कैसे एक थोड़ा गाना जिसमें एक old school touch है उसको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ वंडरिंग जब मेरे साथ ये हुआ था कि यार मैं तो अब तक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बना रहा हूँ मुझे एक एक्पेला ड्रिवन गाना प्रोड्यूस करना है बट आई वाज लाइक ओके चैलेंज एक्सेप्टेड लेट्स डू इट। और आपको उसके बाद कई सारे ऑफर्स आए होंगे लोगों से? जी मतलब सबसे वियर्ड ऑफर क्या आया था? वियर्ड नहीं कहूँगा आई थिंक that's the thing with everybody when you have a song which like does really well आपको फिर वैसे ही गाने सारे लोग मतलब जितने ऑफर्स आते रंगी सारी टाइप का ही गाना चाहिए और मैं I was like मुझे नहीं करना है ये like as in I know I can do a lot I can like I know electronic music independently बहुत अच्छा कर लेता हूँ and that is also kind of my identity but I know when it comes to film I can offer a lot एंड मैं फिर सुनाता था कि भाई ये सारे डेमोज हैं ये देखिए मैंने जैज भी करा है यहाँ पे चिल हॉप भी करा है फिर ये भी करा है हमारी बहुत खूबसूरत जैज में गजल ला रही है हाँ मूवी में वो बड़ी प्यारी सी गजल है जॉन एलिया की और उसको जैज स्टाइल में कनिष्क ने प्रोड्यूस किया इट्स ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। तो मतलब एज इन माय पॉइंट वाज कि एज इन मैं दिखा रहा था कि लिसन at the same time like the poetry would be very traditional or traditional as in like बहुत साल पुरानी हो सकती है but it's very rich in terms of बहुत deep है और पर इसका जो स्टाइल है कॉम्पोजिशन का वो शायद सूफियाना हो सकता है या गज़ल हो सकती है या तो नज़्म भी हो सकती है बट इसको प्रोड्यूस थोड़े न्यू एज स्टाइल में करा है तो आई यूज्ड टू शो पीपल बट पीपल ऑफ कोर्स सी इट एज रंगी सारी वैसा ही कुछ तो मैं इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ बताइए क्योंकि मैं इतने सारे आर्टिस्टों के साथ ट्रैवल करता हूँ जैसे हम कमरे में भी 15-20 लोग हैं अगर किसी से भी आप पूछो कि आपके फेवरेट 5 गाने कौन से हिंदी जी उन 5 में से 3 के लिरिक्स उनको कभी समझ में नहीं आए क्योंकि कोई लिरिक्स समझने की कोशिश ही नहीं करता है। समटाइम्स यू जस्ट लव दैट होल आइडिया बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग यू वर इन अ वेरी हैप्पी मूड
तो आप उस गाने से ना अपने उस मूड को रिलेट करते हो, ट्रू, उन इमोशंस को रिलेट करते हो. हाँ दैट्स व्हाई यू आर नॉट बॉदर्ड कि कौन सा माहौल है. मेरे ख्याल से यही एक हाँ, मे बी हाँ, शायद ध्यान रखोगे. तो एकतारा हैज बिकम लाइक एन सिनोनिम विथ यू. या कविता सेट जहाँ एकतारा नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है. हाँ, शायद हाँ. बट फिर भी एक तरह के लिरिक्स और कॉन्सेप्ट की कहानी के एक बार आप समझा दीजिए ना. जितने लोग सुनेंगे उनको कम से कम समझ में आएगा कि गाना उसका जो मैंने पहला वर्जन गाया था वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था. तब तक वो एज ए लिरिक्स राइटर फेमस नहीं हुए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे एज ए सिंगर. तो उन्होंने लिखा और मैं जस्ट अमित ने बुलाया था तो मैं स्क्रैच गा के आ गई थी 6-7 महीने के बाद. लेकिन वो गाना इतना प्यारा था कि जहन में मेरे चढ़ गया. मैं एवरीडे गाती थी. मैं कहती इस गाने में कुछ तो है यार, बहुत खींचता है. इन बच्चों को भी बोला, मिस्टर सेठ थे उनको भी बोला. मैंने कहा कुछ तो बात है यार, बड़ा करिज्मेटिक गाना है ये. एवरीडे मैं गाती थी लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा था वहां से. 6 महीने के बाद अमित का फोन आया कि अरे बड़ी फिल्म में जा रहा है, कविता जी इसको डब करना, लेकिन लिरिक्स चेंज. जावेद अख्तर साहब ने लिखी, वो भी बहुत सुंदर है. मैंने अमिताभ को कॉल किया. मैंने कहा यार तेरा वाला वर्जन मुझे बहुत पसंद था, अभी कुछ नया गाना पड़ेगा. बोला कोई नहीं कविता जी, तो होता है ना इंडस्ट्री में, ऐसा चलता रहता है. वैसे भी मैं कौन सा लिरिक्स राइटर हूँ, आप अच्छा गाइए, आप गा के आइए, वो अच्छा लिख रहे हैं जावेद साहब. ऐसे ऐसे करके मैं गई और मैंने कहा मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है कि तूने इतना अच्छा सॉन्ग लिखा. लेकिन फाइनली जब हम लोगों ने डब किया, हमें भी नहीं पता था कि हम लोग उस दिन रात को हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं. मैं अमिताभ भट्टाचार्य जी ने वो गूंजा सा एक तारा पार्ट जो उन्होंने गाया है, अयान मुखर्जी वॉज देयर एंड अमित पूछ रहा कुछ और कुछ चेंज कराना है कुछ ये, तो बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा है. फिर नेक्स्ट डे मुझे लग रहा था कि यार मैंने अच्छा नहीं गाया, मुझे फिर से गाना है. तो मैं मिस्टर सेठ को बोली, मैंने कहा मुझे लग रहा है मुझे फिर से गाना, मैंने अच्छा नहीं गाया. बोले बात कर लो, नहीं गया होगा मिक्सिंग मास्टरिंग. तो बोला गया मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए. उसके बाद तो उसको इतने सारे अवार्ड्स मिले. बोले जब आपने अच्छा नहीं गाया तब तो इतने अवार्ड मिल गए. अच्छा गाते तो क्या होता है. अमित आए थे, अमित ने एक्चुअली बोला था कि कविता जी की हाईज ज्यादा हाई है और लो ज्यादा लो है. तो चलो मजाक की बात है, बट अनकन्वेंशनल वॉइस के साथ काम करना कितना मुश्किल है. कहाँ मिलते ही नहीं है, बहुत कम मिलते हैं सॉन्ग्स. वैसे ही फीमेल सॉन्ग्स कम होते हैं और फिर मुझे मेरे टेस्ट का सॉन्ग मिल पाए तो वो तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है. तो इसलिए मैं अपने ही काम पे फोकस करती हूँ कि अपने बनाते रहो, लग जाए तो ठीक है फिल्म में, नहीं तो हम अपनी तो चीज़ें रिलीज़ कर ही रहे हैं. क्योंकि इतना कुछ है, मुझे नहीं लगता मैं इस पूरी लाइफ में वो सारा कुछ रिलीज़ भी कर पाऊंगी. इतना कुछ 2025 में आप म्यूजिक मेडिटेशन तो कर ही रहे हो. यस 100%. वो तो आप वादा करके गए हो, रिकॉर्डिंग है, हम हर महीने बाद वो रील भेज दिया करेंगे कि आपने. हाँ वो उससे बहुत लोगों का भला होगा. जी पक्का. चलो उसमें थोड़े और बात करते हैं. आपको ऐसा क्यों लगता है कि म्यूजिक और मेडिटेशन जुड़ा हुआ है, साधना और संगीत का मतलब मुझे लगता है संगीत ही साधना है. और उसके माध्यम से यदि हम लोगों को हील कर सकें और यदि वो उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. कि जो आजकल लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तरह तरह के इवन रिलेशनशिप में परेशान है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं. यदि वो 2 दिन के लिए आके वहाँ शांति से बैठेंगे, उस सिर्फ संगीत सुनेंगे और जो भी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी उसके साथ वो जितना उनके अंदर ये नेगेटिविटी भरी हुई है वो सब निकल जाएगी, तो एक बेहतर इंसान वापस बन जाएंगे. जो ऑलरेडी हैं, जो उनकी पॉजिटिविटी है उनको वापस याद दिलाना, वो सबसे बड़ा काम है मुझे लगता है म्यूज़िक मेडिटेशन के माध्यम से. मैं वही करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे प्रोग्राम्स में लोग आए, बोले किसी को वर्टिगो की शिकायत थी, वो दूर हो गई. और एक डॉक्टर को मैंने सीडी दी थी अपनी ओम मेडिटेशन की, तो बोलते थे मैं जब रूट कैनाल करता हूँ लोगों को तब वो सुनाता हूँ, चलाता हूँ और लोगों को पता ही नहीं लगता कहाँ उनका रूट कैनाल हो गया. तो बहुत बड़ी पावर है हीलिंग की म्यूज़िक में. तो मैं बस, और मुझे लगता मुझे तब हीलिंग के मीनिंग भी नहीं पता थे, लेकिन मैं पता नहीं ईश्वर मेरे माध्यम से यही कराना चाहता हूँ. मैं हमेशा बोलती थी मुझे लोगों को हील करना है, म्यूज़िक के माध्यम से लोगों को हील करना है. अभी मैंने हीलिंग वगैरह सीखी है तो अब सीरियसली अच्छे से करूँगी शायद 2025 में. अब कनिष्क, आपने सिंगल्स भी रिलीज कर ली जी, फिल्म के लिए भी कंपोज कर लिया. जी.
कोक स्टूडियो भी कर लिया। जी। क्या आपने किसी दूसरे लेबल के लिए कभी काम किया, म्यूजिक लेबल के लिए सिंगल्स की? हाँ, मतलब यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ 3 गाने रिलीज करे हैं। आई थिंक 2023 में करा था और 2023 में ही 2 करे थे, वन विद वायरल और बाकी 2 आई थिंक इंडिया रिकॉर्ड्स के साथ करा बट था। व्हाट वुड बी योर चॉइस गोइंग अहेड? हम्म। आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? खुद के सिंगल्स रिलीज करना अपनी फ्रीडम से, Right. और किसी म्यूजिक लेबल के लिए काम करना, फिल्मों के लिए काम करना, या प्रोजेक्ट्स लाइक कोक स्टूडियो या ये करना? Everything, to be honest, because हर like मुझे personally मतलब सब चीज़ों का अलग अलग मज़ा है। Like I feel like labels में भी जितने भी गाने रिलीज करे हैं वो तभी हुए हैं जब वो हमने पूरे बना दिए and we've just like played it to them उनको and they सुनाया, love it उनको and they want to पसंद be आया, part of they it. want to release, So yeah. it's almost like हमारा vision पूरा तैयार है, आप on board हैं कि नहीं. So when they come in as a label, so of course the production scale is bigger और हमारे जो visually जो हमारे ideas हैं वो और बड़े scale पे project हो पाते हैं. Like for example हमने एक गाना रिलीज करा था पिछले साल, सांवरे आई जाइयो, बड़ा which is प्यारा मतलब बहुत ट्रेडिशनल ही बंदिश है वो भी। traditional. अगर मैंने सुना भी, हाँ जी। तो मतलब मैं गाना अच्छा ओल्ड फोक सॉन्ग Yeah, yeah, बंदिशा yeah, कर so रखा। old. yes, तो we did like a very slight twist to it, like where basically most I think Krishna bhajans are from Radha ji's perspective. इसमें कृष्ण जी भी गा रहे हैं कि he is also looking for Radha. तो it's a conversation क्योंकि we thought कि हम duet कर रहे हैं, इतने सारे गाने कर रहे हैं, why don't we add that also? So then we made also a video like that where this girl is in an animated world and she's looking for this animated Krishna. And when they finally meet, she turns into an animated character and he becomes real. So it's I feel like to achieve all these visions with respect to visuals, ये इन सब में आई थिंक लेबल का आना जरूरी हो जाता है. हाँ, तो Because बड़ा जो हम सोच रहे हैं वो खुद से नहीं हो पॉसिबल। yeah, independently, then I don't think so. It's very wise to invest so much in visuals. Like, at least फिलहाल मैं ये मानता हूँ, आप भले ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं. आप बल्कि ऑडियो सेंट्रिक ज़्यादा हो सकते हो when you're releasing any independent song. आप ऑडियो पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो. Visuals पे भी आप कर सकते हो, but like, I don't know how wise it is to spend so much. Because I also want to know, because I need both the sides. Yeah. I need a lot of artists who keep complaining about labels. Yeah. I meet a lot of labels who Yeah. keep complaining about artists, and लेकिन सबको सबकी ज़रूरत है. Of course. The artists also need the labels also need Of the course. artists. So take as an opportunity this for both of you. कि अगर मान लीजिए कोई एक म्यूजिक लेबल है जो आपके साथ काम करना चाहता है, उनको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो आपके साथ काम कर भी पाए और वो काम करके दोनों को मजा भी आए और वो लंबा भी चले? Right. ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके लिए एज एन आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से जो सबसे पहले मुझे समझ में आया, ट्रांसपेरेंसी। वो उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी, जो भी चीज़ें कुछ भी हिडन नहीं, कोई ना मेरी तरफ से कोई हिडन एजेंडा हो कि मैं इनसे ये फ़ायदा उठा लूँगी उनको नहीं बताऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो तो मुझे लगता है कोई भी रिश्ता वो चाहे लेवल के साथ हो या किसी के साथ भी, तो तभी वो लंबा चल सकता है जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है आफ्टर आई मीन बिकॉज ऑल योर कमर्शियल्स आर डिसाइडेड पहले ओनली, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एक्सपोजर, कि कितना मतलब काफ़ी बार एक्सपोजर के लोग फ्री में अपनी आईपी दे देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है विद लेबल्स आई थिंक वही ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इवन विद रिस्पेक्ट टू कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, कि जब गाना रिलीज होने वाला है आप कहाँ पे कैसे कैसे पुश करने वाले हैं, टू नॉट कीप इट सो वेग. सो आई थिंक दैट इज माई ओनली, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद every label. Like the marketing plan comes very late in the end. It's all kind of up in the air कि we will do this, that, but when it actually comes to executing it may happen, may not happen. So तो वही है, ऐसा लगता है कि हम अपना गाना लेके आए हैं, हमारे कितने सपने हैं इस गाने के साथ, क्या वो उस लेवल पे आएगा कि नहीं. सो आई थिंक सबको इन टैंडम रहना बहुत ये तो कंडीशंस बहुत इजी हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ जाएंगे आपको, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी और मार्केटिंग कमिटमेंट तो करेंगे ही. लेकिन वो जो करते हैं वो होता नहीं है, बहुत कम होता है. दिखवा के ले लो.
हाँ, अरे तब भी तो इसलिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि भाई अपने चैनल पे रिलीज करो। हाँ, Best. इंडिपेंडेंट में फिर वो होती है ना, कोई उम्मीद नहीं है आपको, हाँ, आपकी उम्मीद अच्छा आप है तो भी आपका सही है, है। गड़बड़ है तो भी आपका ही है, जो भी है। और आप बहुत सारे बहुत आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खुद का लेबल अभी खोला है, बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुए। जी 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 सो अगेन फार्मूला तो है ही नहीं, म्यूजिक कैसे पहुंचेगा उसका तरीका तो किसी के पास फॉर्मूला। है नहीं। आप लाइव परफॉर्म कर रही हैं तकरीबन 20-25 30-40 साल से। अब क्या लाइव परफॉर्मेंसेज में कुछ बदला है इन दिनों में, इतने सालों में? सॉरी, आई थिंक बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं जैसे कर रही हूँ उसमें कुछ कुछ नया नया चीजें ऐड ऑन करती रहती हूँ, न्यू सॉन्ग्स एंड ऑल, कभी म्यूजिशियंस। लेकिन जैसे अभी पता नहीं, टेक्निकल टर्म में मुझे नहीं समझ में और आता आपने कि कहीं बोला भी था कि आपका सपना था बरेली से ही कि आपको हाँ स्टेडियम में हाँ, वो तो मुझे ड्रीम, मैंने कहा हम चारों भाई बहनों में सिर्फ मुझे ही क्यों दिखता था, तो ईश्वर ने मुझे चुना शायद इसके लिए कि मैं जब भी गाती थी आंखें बंद करके, फिर मेरे जो गुरुजी थे वो पीछे से कहते सामने आंखें खोलो, आंखें खोल के, तो हमेशा मुझे एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखता था कि मैं उसके सामने गा रही हूँ इतने लाखों लोगों के सामने। तो शायद वही उसी को ढूंढते ढूंढते मैं बॉम्बे तक पहुंची हूँ और अभी भी परसू कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक जाऊंगी। ऐसा कोई ड्रीम कोलैब है आपका जो आपको लगता है कि यार ये अभी करना मेरे लिए रह गया है, इस आर्टिस्ट के साथ काम करना हाँ, या किसी एल्टन जॉन के साथ। हाँ, उन्होंने तो छोड़ दिया, अब वो शायद नहीं उन्हें गाएंगे। पता लग गया कि मैं गाने वाली हूँ उनके साथ। सर एल्टन जॉन? हाँ, सर सर एल्टन एल्टन जॉन जॉन। हो गए। हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे मुझे जॉन मेयर बहुत पसंद है, उनके साथ पता नहीं, वो मेरे प्रोग्राम में गिटार भी बजा देंगे तो चलेगा। हाँ, ही इज वेरी गुड। इवन मैंने रहमान साहब के साथ नहीं किया है एक भी गाना। आई वांट टू सिंग वन ऑफ हिज सूफी कॉम्पोजिशन। रहमान सर, यू आर बीइंग मेंशन्ड 127 टाइम। हाँ, मेरे ख्याल से भारत, हमारे देश में ऐसा कोई भी, देश क्या दुनिया में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जो उनके साथ काम ना एक करें। बार तो हाँ, काम करना। बिल्कुल बिल्कुल सही में। और आपने जितने लोगों के साथ काम किया है उसमें सबसे यादगार एक्सपीरियंस कौन सा है आपका? मैंने मतलब जितने लोगों में किया उसमें सबसे ज्यादा अमित के साथ किया, अमित त्रिवेदी के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। लगन लगी रे भी किया रिसेंटली? जी जी, लगन लागी रे। हाँ, वो तो कौन सी फिल्म थी? तृष्णा। तृष्णा, जो माइकल विंटर बॉटम की फिल्म थी, इंटरनेशनल मूवी, उसके लिए अमित ने गाने किए थे, बट वो पता नहीं क्या वो इशू गाने फिर हुआ। रिलीज नहीं होते तो फिर उन्होंने अपने जी जी, लेबल हाँ पर रिलीज हाँ किए। हाँ, तो उस फिल्म के सारे सॉन्ग्स मैंने ही गाए थे, तो वो बहुत अच्छी मूवी रही, और मतलब उनके साथ मेरा बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। मैं छोटे भाई की तरह मानती हूँ उनको, और बहुत अच्छे इंसान है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं उनके नेचर वाइज जैसा है उनका, बहुत ही वो इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन बहुत सच्चे दिल के, बहुत अच्छे नेक इंसान है। करेक्ट। हाँ, वो मुझे लगता है, तो मेरी बहुत अच्छी है उनके साथ, और भी करना चाहती हूँ, देखते हैं। कनिष्क, आपके बारे में कहा जाता है कि आप क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक को ब्लेंड करते हो इलेक्ट्रॉनिक साउंड के साथ। कभी कभी मान लो एक गिटार की साउंड है, आप उसको इतना चेंज कर देते हो कि वो साउंड ही चेंज हो जाती है, हाँ उस इंस्ट्रूमेंट की साउंड ही नहीं लगती है। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता कि कहीं देयर हैज टू बी सम बैरियर, सम लिमिट ऑफ इट डिपेंड्स, डाइल्यूशन ऑफ समथिंग? इट डिपेंड्स कि कैसा गाना है। लाइक फॉर एग्जांपल रेमन जब कर रहे थे तो इंटेंशन यही था कि जो इंस्ट्रूमेंट को ला रहे हैं वो उसको ही रिप्रेजेंट करें। तो वहाँ पे श्रेय who's played the guitar, I've kept it as guitar only, and Noori as Noori, and although I think I used Shreya ji's vocal to like like कुछ तो synthesize करा था and made it like sound like a trumpet or something. Oh my God. वो जो बिल्कुल सुनाई नहीं देता, it's just like a production layer. तो मजा आता है, like as in just to like mess with sounds and ये वोकल्स को भी कई बार एज ए परकशन यूज करता है, कुछ कुछ डबिंग करके, पता नहीं, है ना? it's fun, मजा आता है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग देते नहीं? नहीं, वो तो पूछते हैं कि भाई ये कैसे करा, तो लाइक हाँ ये ऐसे करा। आपको कभी क्रिटिसिज्म फेस किया है आपने किसी भी चीज के लिए? हाँ, मतलब लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है,
ये तुमने क्यों स्पॉइल कर दिया ये गाना, लाइक क्योंकि अक्सर काफ़ी कुछ रेंडिशंस हैं जो पुरानी हैं, अगर उनको नए स्टाइल में करते, सो ऑफन आई रिमेंबर इवन विद रंगी सारी जब पहले आया था, देयर वर फ्यू पीपल हु लाइक ओह माय दिस इज ब्लास्फेमी, ऐसे लिख रहे थे कि ये क्या कर दिया, लाइक मुझे पर्सनली नहीं लगा था कि वो ब्लास्फेमी है। ऑफ कोर्स वो दादरा में है उस, बट मैंने उसको 4x4 में कर दिया है, बट आई हैव जस्ट डन अ न्यू इंटरप्रिटेशन एंड मैं मतलब आई थिंक मेरी इंस्टिंक्ट अच्छी है लाइक इस सब मामलों में कि अगर ये चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर कोई भी पोइट्री है या कॉम्पोजिशन है, अगर मैं उसको प्रोड्यूस थोड़े कंटेम्प्रेरी वे में कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक हो, बीट एनी जॉनर, वो ब्लेंड बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ वो बहुत वो मतलब अल्टीमेटली एक गाने की तरह बने जिसको आप कैसे भी रेप्लिकेट करें। इवन मैं बहुत ओपन हूँ, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ मैंने जैसे कोलैब किया है, एक डीजे कश्मीर है उनके साथ जो एक Lost गाना Stories के साथ भी आपने। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा हिट हो चुका है गाना, जो बॉम्बे ड्रीम्स उनके वो लिए, दुनिया ही अलग है। वो अलग दुनिया है। और मतलब मैं ऐसे ही बाल टाई करके नाइट सूट में बैंक में थी, HDFC बैंक गई थी कुछ काम से, तो वहाँ एक बंदा कहता है कविता जी बॉम्बे ड्रीम्स, मैं तो हूँ भी नहीं उस वीडियो में यार, मतलब हर जगह तैयार होके जाना पड़ेगा। भी लिमिटेड है, करेक्ट? हाँ 2 ही लाइन वो रिपीट हुई है उसमें, लेकिन वो इतना बड़ा हिट, यू नेवर नो कहाँ पर क्या चीज़। तो आई एम वेरी ओपन विद ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग, जैसे ये तरह तरह की म्यूजिक करता रहता है, मुझे भी मज़ा आता है कि वो मैं जैसे गा रही हूँ उसको वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो क्या निकल के आएगा। तो इसमें एक सवाल पूछ लेता हूँ कि मैं एक यंग कंपोजर हूँ और मुझे लगता है कि मुझे पॉडकास्ट देख के समझ में आ गया कि कविता जी को साफ सुथरे गाने पसंद है, ठीक है, मैं वैसे ही गाना, बट मेरे को गाना गवाना है आपसे। जी, तो आप कितने कंफर्टेबल हैं एक अपकमिंग नए बंदे के साथ काम आई करने एम में? वेरी ओपन, मतलब मुझे पसंद आ जाए यदि उसकी लिरिक्स, उसकी कॉम्पोजिशन, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा जस्टिस कर पाऊंगी कॉम्पोजिशन वाइज। और तो मैं फिर मैं नाम गाऊं कुछ नहीं पूछती, भाई करना है ये गाना। हाँ she's been doing that since forever. हाँ एंड सबसे सही तरीका क्या है अब तक पहुंचने का? इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो? हाँ, या इंस्टाग्राम कर पे सकते। नंबर्स हैं, या बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। फैंटास्टिक। और किसी के पास अगर पेमेंट की थोड़ी कमी भी हो तब भी चलेगा, अगर नए हैं तो सोच लेंगे इस बारे में जरूर सोच लेंगे। कई बार कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती है और मुझे लगता है कि नया बच्चा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर नए इंसान को, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, मौका चाहे देना चाहिए, बिल्कुल कि कोई ना कोई मौका देता है, देता तभी ही। वो हम भी नए थे आगे, ना हम कभी, भी तो नए मैं थे, वो correct। चीज तो रखती हूँ जहन में। चाहे कोई भी हो, इवन कितने सारे म्यूजिशियन आते हैं कि हम नए बॉम्बे में आए हैं, दीदी एक चांस दो, ट्राई करते हैं। और हमारे जो बैंड मेंबर्स हैं उनमें भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कोई भी आए, मैं कहती हूँ कम अच्छा बजाओगे चलेगा, मुझे इंसान बेहतर चाहिए, आकर के मैस ना करे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक बेहतर इंसान, उसके बाद सेकेंडरी चीजें आती हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है True। माहौल को सही रखने के लिए। कनिष्क, आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप स्टूडियो में जब म्यूजिशियंस को रिकॉर्ड कराते हो तो आप 4 बार 8 बार पे फिक्स नहीं रहते, आप बहुत फ्रीडम देते हो हाँ लोगों को। हाँ ये कभी कोई बैकफायर भी करता है उनकी तरफ से, वन लाइक एज इन, या बाद में? बाद में? नहीं, कभी भी नहीं, लाइक एज इन तो मैं तापस दा, मुझे याद है मैं उनको बुला रहा था किसी आई थिंक किसी एड के लिए ही उनको रिकॉर्ड करना चाह रहा था, तो जिस पोस्ट प्रोड्यूसर से बात कर रहे थे वो, तो उसने बोला कि अरे कनिष्क कंपोज कर रहा है ये एड के लिए, तो आप आओगे? अरे वो तो बहुत टाइम लगाता है, अरे वो जो मेलोडी है उससे डबल और रिकॉर्ड करवाएगा, मैं जानता हूँ, अरे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो he is the sweetest। तो उनमें मैं एक्चुअली ना फिल्टर नहीं आता है वो जो भी बात जो उनके मन में होती है, बिकॉज आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, वो साफ साफ ऐसे मतलब बोल देते हैं। but he's a genius. I don't think so. He's a rare gem. Like I feel like he's made half the careers like लोगों के यहाँ पर, जैसे जैसे उन्होंने pieces बनाए हैं for like you know such famous songs. I think credit goes to him. काफी बार बस बोलते हैं आप आ जाइए, आप कंपोज कर दीजिए, मतलब वो एक बहुत बेसिक लेयर होती है and he just like does his magic. So he's a जीनियस दैट वे। बट जिनके साथ भी काम करता हूँ, बी इट वोकलिस्ट्स, बी इट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स,
उनको मैं अपना आइडिया सुनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप ये मैंने कुछ कंपोज करा है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू रिकॉर्ड देयर फर्स्ट रिप्लाई टू इट, बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट आइडिया जो होता है वो सब मुझे ऐसा लगता है वो काफी that's their take on it. फिर बाद में they get used to it, they listen, then they're playing your version, but it's not their take. तो मैं फट से रिकॉर्ड कर लेता हूँ उनका पहला आइडिया जो भी होता है, and that often that's the one that I usually take it. But I मतलब वो कहते हैं ना one for love आप पास कर दो, तो one for love वो 4 for love हो जाता है वो काफी बार. So I often like tell people just do your thing and I'll मैं एक take whatever. चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत खूबसूरत सी वसीम बरेलवी की नज्म है, मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं उसको एडलिब पे गाती हूँ प्रोग्राम्स में, और कनिष बोला इसको मैं प्रोड्यूस करता हूँ, इसने तो उसका रंग रूप शक्ल सब बदल दी, उसको क्या स्टाइल बोलेंगे उसको, थोड़ा सा जैज, थोड़ा नहीं, it's proper jazz only and मेरा मतलब बहुत मन था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो जिसमें एक्चुअली बहुत ही सुकून भरा गाना हो, और ड्रीमी भी है, बहुत ड्रीमी है वो गाना. और वो मेरा जो मन जैज था, रिलीज करने वाले हैं उसी के बाद. हाँ नहीं हाँ वो रिलीज हो रहा है 15th को, 15 बट द वन दूसरा जैज जिसके बारे में मॉम बात कर रही थी वो दैट्स फॉर अ फिल्म. अच्छा, एक बात हम लोग आपको बताना भूल गए, हमारे पॉडकास्ट पे आने के बाद जो गाना रिलीज होने की बात होती है, अगर वो हिट हो जाता है तो उसका कमीशन हमको देना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल जरूर हिट हो जाए तो अंदर बहुत का अच्छा मैनेजर जान ही रहा है. But वही मतलब I would say I started off making a lot of electronic music and blending in a way, but it's not really hardcore electronic also कि बस you just banging your head या जो भी है. I've always tried to make a song and हमेशा it's been like composition and poetry first and then let me try to like see how can I accommodate them. A very Royal Hayat approach to what Coke Studio was doing, like as in आप अपना करिए, हम बस आके आपको सपोर्ट करेंगे. हाँ और आपको किनके साथ काम करने का मन है? बहुत से लोग. चलो लेके करके लिस्ट पे शुरू मेरी करते हैं. पहली लिस्ट है जो मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, मतलब दोज आर म्यूजिकल जीनियसेस, ट्रेंट रेजनर एंड एटिकस रॉस, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. 9 Inch Nails करके एक बहुत बड़ा बैंड था, उनके मेंबर्स थे एंड they've scored for a lot of films, Social Network, Gone Girl और The Soul, बहुत सारी फिल्में करी हैं. उनका मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग म्यूजिक है. तो मुझे कभी मैंने तो जब मैं बर्कली में था तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट था कि मुझे ईपी, सब बहुत फितूरी लोग आए थे वहाँ पर, कोई कोडर है, कोई कुछ ब्रेन वेव्स के साथ कुछ बना रहा है. सो इट्स अ वेरी एडवांस्ड कोर्स, 1 year कोर्स. मेरा प्रोजेक्ट था कि मैं एक ईपी बनाऊं जहाँ पे 3 गाने की मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ. कंपोज तो एक गाना मॉम का था, बट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मिक्स मास्टर भी खुद कर रहा हूँ, वीडियो भी खुद बना रहा हूँ, सब कुछ खुद करना है. तो वो उस पे पूरा प्रोजेक्ट था, बट मैं भटक गया था क्योंकि एक साउंड डिज़ाइन की क्लास थी एंड आई एंडेड अप मेकिंग लाइक अ 4-track EP which was very much inspired from Trent Reznor and Atticus Ross, which was very noise, ambient, electronic music. और उसको किसी ने नहीं सुना है अभी तक. मतलब वो रिलीज हो चुकी है, but it's like there, मैंने मस्ती में रिलीज कर दिया था. But it's one of my, I would say, very finest work. And मुझे नहीं लगता मैंने बनाया था ये उस वक्त पे. वो that energy was level जब वहाँ था. Like just bunch of so many people, दुनिया भर का म्यूजिक आप सुन रहे हो और इट्स लाइक वेरी वेरी इंस्पायरिंग. तो मुझे उनके साथ काम करना है डेफिनेटली. अब वो तो भाई आई थिंक आई फील लाइक अनटचेबल, लाइक यू कैन नॉट रीच देयर, बट डेफिनेटली हांस जिमर, आबिदा जी के साथ बहुत मन है कभी काम करने का. मुझे QB, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, एंड अरिजीत ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. We've just spoken maybe once or twice, but like I think अभी वो कोई मौका आया नहीं है काम करने का, but like I'd love to work with him also. And who else? Of course AR रहमान sir. And कौन नहीं किस कैपेसिटी में काम करना चाहेगा उनके लिए. ध्रुव बता रहा था कि उनके जो बेटे हैं रहमान सर के, he loves Bombay Dream song. मैंने कहा oh my god, Nice. it's a small word. It is मैंने a कहा small चलो
है I cannot name everybody, but like the list is endless. Like जो ओके तो अभी जब भी हम अपने करियर को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, आंख बंद करें तो कुछ कुछ मोमेंट्स याद आते हैं, बिकॉज वो मोमेंट्स हमको डिफाइन करते हैं हम कौन हैं। तो ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स पे लेके जाते हैं आप लोगों को कि सबसे फनीएस्ट एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सा था आपका अपने पूरे करियर में? अरे मेरा दिल्ली में कहीं तो शो था, वो तारीफ करते हैं ना जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, तो उसमें कुछ बहुत गंदी सी गाली का शब्द बोल रहे थे, तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये तारीफ कर रहा है ये, वो मैं बोल भी नहीं सकती। वो एक्चुअली कॉनोटेशन है, वो गाली होती नहीं है, हाँ। एक्सप्रेशन। कविता जी यू आर मैं क्या भाई भागो यहाँ से। समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करना है। हाँ बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था वो। और कविता जी आपकी लाइफ की बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है? वो चीज़ जो आप जीती भी हैं, जो आपके साथ हमेशा रहती है थॉट, और क्यों भी बताओगे तो बहुत अच्छा है। हाँ सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़, एक तो हार्ड वर्क तो है ही, और लगे रहो, चीज़ मिले ना मिले आप डटे रहो, करते रहो, जब मिलनी होगी मिल जाएगी। उस पर्पस से मत करो कि मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। तो म्यूज़िक तो हमेशा से पैशन ही रहा मेरे लिए। तो मैं कभी यहाँ आकर के भी, जैसे 20 साल हो गए मुझे, कि मुझे ये पाना ही है, ये करना ही है, ऐसा नहीं रहा। जो कुछ भी मिला बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगी शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2 बार फिल्म फेयर मिलेगा या इतने अवार्ड्स मिलेंगे, इतना बस कि मुझे बेस्ट गाना है, मुझे अच्छा गाना है, अच्छा काम करना है। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करो तो चीज़ें और रास्ते सब खुलते जाते हैं। तो दैट इज़ माय फंडा। और आप रियाज करती हैं रेगुलर? डेली भाई। और क्या टेक्निक्स यूज करती हैं रियाज के? मतलब जो पलटे वगैरह रहते हैं डेली, अलंकार होते हैं, जैसे कि आप पहले वार्म अप करते हो योगा के लिए, तो पहले थोड़ी माइल्ड, फिर उसके बाद थोड़ा एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करना, और आज थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उतना रेस्ट, वॉइस रेस्ट भी, क्योंकि हम लोगों की बहुत स्पॉइल होती है वॉइस रियाज के माध्यम से। 3-3 घंटे मैं तो अकेले शोज करती हूँ, जैसे सोलो आर्टिस्ट हूँ, तो ऑन स्टेज 2.5 से 3 घंटा, और यदि बहुत बड़ी ऑडियंस है तो आपको थोड़ा और पावर चाहिए होती है, तो उसके बाद 2 दिन तक जिप अप वो बिल्कुल आप वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट दो, तो ये सारे चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। अभी मेरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि डेली सुबह उठ करके गर्म पानी में आधा चम्मच काओ घी, सुबह भी और रात को सोते समय, तो वोकल कॉर्ड्स के लिए इट इज़ वेरी सूदनिंग। मसाज जैसा। हाँ इट्स लुब्रिकेटिंग, जैसे खराश आ रही है गले में, कुछ 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 चल रहा है, तो उन सब के लिए इट इज़ वेरी सूदिंग। तो मैं आई थिंक 15 दिन हो गए वो करते हुए, इट इज़ वेरी गुड। तो आपको किसी को भी कुछ लग रही हो, खांसी हो या कुछ ऐसा हो, तो यू कैन टेक। और आपके करियर का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था? डिफ़िकल्ट मुझे तब लग रहा था जब मैं नई नई बॉम्बे आई थी और प्रोडक्शन हाउसेस में मिलने जाती थी, सब कहते थे क्या आवाज़ है, और भोजपुरी कोई डबल मीनिंग गाना आइटम सॉन्ग टाइप का दे देते थे। तो मैं कहती थी अच्छा मैं कल आऊँगी फिर बताऊँगी, फिर मैं घर आके रोती थी, मैंने कहा मैं नहीं चल पाऊँगी बॉम्बे में, मुझे अपनी मर्जी का काम तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो उस वक्त मिस्टर सेठ दीमापुर में थे, 1 साल की अनपॉपुलर पोस्टिंग होती है, तो वो वहाँ थे। तो मैं शाम को बोलती थी मैं आज यहाँ गई, उसने मेरे को आवाज़ तो अच्छी बोला लेकिन इतना गंदा गाना दिया, मैं नहीं गा पाऊँगी। तो वो कहते तुम रियाज़ करती रहो, बस तुम रियाज़ करती रहो, हम लोग अपना शोज़ डिज़ाइन करेंगे। और वाकई वो जैसे ही लौटे 1 साल का अनपॉपुलर करके, हमने अपने शोज़ डिज़ाइन करना शुरू किए, और हम तो, हमें कोई नहीं जानता था, हम नए नए जस्ट बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, लेकिन उस टाइम स्लॉट में भी पैक्ड हाउसफुल था, लोग आए थे। तो बाद में कोई आया ऊपर मिलने, बोले आपने किराए पे बुलाए थे लोग। मैंने कहा ऐसा भी होता है बॉम्बे, हमें नहीं पता कि लोग भी किराए पर आते हैं शोज में ताली बजाने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, शूटिंग पे ऑडियंस आती है ना। अच्छा शायद वैसे ही सोचा होगा, पता नहीं। तो वो, और तो वहां पर कुछ लोग बोले अरे भाई हमको तो हमारी आबिदा मिल गई, इंडिया को हमारी आबिदा में, ऐसे ऐसे करके कमेंट्स पास कर रहे थे लोग। मतलब अच्छा था। तो हमने खुद से शुरू करे अपने सारे कॉन्सर्ट्स। मैंने कहा आएंगे लोग, सुनेंगे, पहुंचा देंगे जहाँ पहुंचना होगा, मतलब कि अपने तरीके से ही काम किया। और बहुत सुकून है मुझे कि मैंने जो भी किया अपनी तबीयत से किया, अपनी मर्जी से किया, और अपनी तरफ से बेस्ट किया।
इंडस्ट्री में। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। और आपसे बात करके मुझे समझ में आता है कि जब आप खुद सुकून में होते हो तभी आपको सुकून वाली चीज़ें मिलती है। जी जी जी। सब अंदर से, वो मेडिटेशन में भी अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिज्म में यही बताते हैं कि आप अंदर से जो ऑटोमेटिकली सब कुछ अंदर ही है। धीरे धीरे अपने आप होने लग जाता है। जी। अब एक नाम है, मतलब जगजीत सिंह जी थे, उनके कॉन्सर्ट्स गजल जैसे वो गाते थे, वो एक मुकाम जो उन्हें मिला था। पंकज जी भी अब नहीं है, और वो मुकाम मेरे ख्याल से अभी उनके बाद कोई हासिल नहीं कर पाया है। जो मुकाम पे वो थे, जिस तरीके से गजल के शोज होते। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके अलावा और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि कभी कर पाएंगे ऐसा? बहुत सारे लोग हैं अभी अपकमिंग, तो काफी लोग ट्राई कर रहे हैं गजल्स के लिए। अब भाई ईश्वर जिसको चुनेगा वो पहुंचेगा वहां तक। हम किसी आपको कोई लगता है कि ये सही है? आपको कोई पसंद है? ऐसे कुछ नाम नहीं याद आ रहा है जो स्पेशल गजल में कुछ कर रहा हो। वो आप उनके बारे में बोल रहे थे ना, सतेंद्र सरताज जी। वो तो पंजाबी गाते हैं। सतेंद्र सरताज इज अ वेरी amazing गुड talent. आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद कोई इतना सुकून वाला, हाँ, ही इज artist, वेरी educated है। हाँ, और उनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग, ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट। वो भी थोड़े से सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ना, मतलब इतने ज्यादा एक्टिव, इतने ज्यादा वो नहीं है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा या बहुत? कंफ्यूज हो गया मैं। कभी थोड़ा कभी बहुत, मतलब ऐसा ही है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि इवन कोविड टाइम पे मैं एवरी डे आधा घंटा फेसबुक पे लाइव जाती थी कि दैट वाज द ओनली विंडो। और थोड़े दिन के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें शुरू करी थी उसी पीरियड में। उसके बाद मेरे ही बचपन का एक दोस्त जो रोज़ उससे बात होती थी और हमको दवाइयाँ बता रहा है कि कोविड में ये खाना वो खाना, ही पास्ड अवे। उस दिन से फिर मैं कभी लाइव गई ही नहीं हूँ उस पे, इंस्टा पे। मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार उससे रोज बात हो रही है। वो बहुत ही अजीब सा फेज था। और उसके बाद ठीक है यार, जस्ट इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो भेज दो कि ये कर रही हूँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दैट्स इट। आप यूज करते हो? हाँ, एक्टिवली? मतलब खुद के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बोला बहुत जाता है कि अरे यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट। हाँ, नहीं मुझे बहुत बोर होता है अपने डेली अपडेट्स देने में। मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई एम वर्किंग तो मैं क्या बताऊँ, व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। तो आई फील लाइक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट काफी हद तक आजकल बताना। जिसको पहुंचना, मुझे लगता है जिसको जहाँ पहुंचना है वो रास्ता निकाल लेता है, वो ढूंढ लेता है उसको। ज्यादा टूल, इट्स अ टूल। हाँ, लेकिन उसके लिए कि वो पेड प्रमोशन और वो जबरदस्ती के फॉलोअर्स खरीदना, वो पागलपन है। हाँ, वो सब आई डोंट थिंक सो। हम दोनों हैं उस स्पेस में। कोई नहीं जो है दिस इज गुड, बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू। और आप लोग दोनों की मैनेजमेंट टीम सेम है, अलग अलग है? अभी तो अलग अलग है। तो दोनों से अलग अलग बात करते हैं इस बारे में कि टीम कितनी इम्पोर्टेंट है, और आपके टीम में कौन कौन है? So currently I'm being managed by Represent, आयुष्मान सिन्हा। माय फेवरेट मैनेजर। हाँ, यहाँ तो अभी मुझे 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है। तो आई थिंक we're majorly focusing on like independent music, and I think that's where Represent also is in the forefront. So I think वही है majorly। तो मेरा वही, they've also like जितनी भी बातें हुई हैं वही रहा है कि as in अभी ये साल आने वाला है, कौन से गाने रिलीज करने वाले हो। तो वही सब कॉन्वर्जेशंस ज़्यादा होती हैं कि ओके ये सब गाने मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, आप बताओ। तो उनकी काफ़ी बड़ी टीम है जहाँ पे दे प्रोवाइड डिफरेंट हेल्प विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन हो गया, या DSP सपोर्ट है, तो जो भी है, तो एज इन तो दैट हेल्प्स। और कविता जी आपका क्या है? तो अभी इंडिविजुअली मुझे विपुल वशी मैनेज कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। और कितना जरूरी है सही मैनेजर या मैनेजमेंट होना लाइफ में? बहुत, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती है यदि आपके पास, मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं 10 लोग चाहिए, एक बंदा चाहिए लेकिन जेन्युइन हो। एजेंसीज में पता है जो मैंने सफर किया कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि इसको उसके साथ भेज दिया, उसको उसके साथ भेज दिया। अब जब हमारा कुछ नंबर आया, नहीं आज वो तो फ्री नहीं है जो आपके साथ जाता है, आप इसको लेके जाओ, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसे जो मैं चाहती हूँ उनको, जो मेरे पास आ रहा है उसमें से चाहिए कमीशन, और तुम क्या लाके दे रहे हो टेबल पे, वो कुछ नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत तो बढ़िया।
हाँ भरी पड़ी है, वही मैं कह रही थी, मुझसे मत बुलवाओ कुछ। नहीं प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो ये सारी चीजें थी जो फिर उसके बाद फिर मैंने और बहुत सी एजेंसीज एक दो साल रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर फाइनली मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने आप देखूंगी। फिर लकीली विपुल ने पहले मेरे साथ काम किया हुआ था, आई थिंक कुछ शोज में ही गए थे। देन आई कॉल्ड हिम कि भाई आओ संभालो आकर के, मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसे हुआ ये। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है जिसमें सब लोग हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल एजेंसी है, मैनेजर है, बुकिंग एजेंट है, इवेंट मैनेजर है, लेबल है, फिल्म प्रोड्यूसर है, पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में अगर आपको कुछ ठीक करना हो तो आप क्या ठीक करना चाहोगे? और अगर कई चीजें ठीक करनी हो तो क्या क्या चीजें ठीक करना चाहोगे? वही जैसे मैंने लेबल के लिए भी बोला कि ट्रांसपेरेंसी, वो उसी से आप लंबा रिश्ता किसी के साथ भी रख सकते हो। इवन इवेंट वाले लोग हैं, यदि वो हमसे कुछ कह रहे हैं पीछे कुछ और कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें पता लग जाती हैं। तो हर एक के साथ जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से लाइंड अप रहेंगी। ना आपको टेंशन, ना मुझे टेंशन, ना थर्ड पार्टी को टेंशन, कि आपको पता है कि हाँ पे से आपको इतना मिलना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और आपको जो कट देना है वो दे रहे हो, सब कुछ इजीली जा रहा है। तो मुझे एक ही मंत्र लगता है इसके लिए, ट्रांसपेरेंसी। दैट इज द I मेन stand by थिंग। it. हाँ सेम। Same. Yes. I stand by it. And Kanish, what is your experience with the industry team and members? Apart from transparency, is there anything else you want to change or correct? I don't think so. I think transparency is the biggest thing. Even if they're coming and telling you, hey, this is not working out, you know, even you did this. हाँ this कई is बार not होता है working जैसे out. कोई नहीं हो रहा इवेंट, बताएंगे ही नहीं, पता ही नहीं लगता, लास्ट मिनट पे हम पूछ रहे हैं, अरे नहीं हो रहा, साफ मना करो, हम किसी दूसरे उस पर काम करें। तो वो सारी चीजें ना जो वो बहुत बुरी अजीब सी लगती हैं किसी भी चीज में हो। I feel like दुनिया में in general problem ही communication की है। हाँ तो अगर आप वो effective communication नहीं रखोगे किसी के साथ, अगर नहीं है तो नहीं है। और थोड़ा like there's no swiftness in people here. Like people often avoid your messages, texts and लंबा छोड़ देंगे। तो वो सब चीज़ें थोड़ी मुझे problematic लगती हैं। I feel like even if it's not work, बता दो यार, खत्म करो आगे, it's good for everybody. So Yeah. that I feel like that's just a thing. और यदि और हम लोग अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो यदि कोई भी इवेंट है या कोई फिल्म का गाना यदि हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, यार बता दें नहीं हो रहा है, हम दूसरा कोई चीज़ और सोचेंगे। इवन इवेंट नहीं हो रहा है तो भाई कुछ और चीज़ें सोची जाएंगी, जो भी हैं। वो जो लिंगर करके रखते हैं वो नहीं थोड़ा डाइजेस्ट होता है। हाँ ओके आपके सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे नीचे ना बहुत कमेंट्स आते हैं हाँ कि म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, हाँ। हम ओह। मेच्योर हैं तो हम कैसे सीखें, और स्पेशली अगर हमारे पास बजट नहीं हो अच्छा तो आप कुछ एडवाइस दे सकते हो? सी मैं एक चीज़ यही बोलूँगा, जब मैं गया भी था बर्कली में, मैं इसीलिए गया था क्योंकि मुझे सीखना था। आई वॉज वर्किंग बिफोर दैट, आई वॉज असिस्टिंग अभिषेक अरोड़ा जी। ही इज़ लाइक आई वुड से वेटरन इन द एडवर्टाइजिंग म्यूजिक सीन and he's done a couple of films also. So I was working under him and learned a lot how to basically do music for ads and also for films. So I think that very brief stint of 6 months was more than enough for me to just understand how to do it. But I really wanted to do it. And when I went to Berkeley, I realized उनके आधे से ज़्यादा courses जो सिखा रहे हैं सब YouTube पर है, सब कुछ। सो व्हाटएवर यूट्यूब पे तो सब है यार, सब कुछ है। लाइक मतलब इट्स सो इजी नाउ टू लर्न। द ओनली थिंग इज दैट्स व्हाट आई आपको फील पता होना चाहिए कि आपको सीखना क्या है। exactly. And what these colleges basically offer is like they streamline everything into different subjects and courses, and it's not that easy also to do it. And of course सारा the main juice is जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है, आप उनके एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हो एंड बेसिकली क्या चीज़ें आप इम्बाइब कर सकते हो और आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो इट्स मोर अबाउट मोर ऑफिस आवर्स विद देम एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल से आजकल एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है, आपको टाइम लगा के सीखना है उसी के देयर इज लिए। टू मच डिस्ट्रैक्शन टू बी ऑनेस्ट। लाइक बून एंड बेन हर चीज़ का ही है। तो अगर आप ऑनलाइन जाओ भी तो 10 थंबनेल और दिख जाएंगे वीडियोस के, जहाँ पे आप भटक के पहले वो देख लोगे, उसमें आपका 1 घंटा चला जाएगा, बट जो आपको सीखना एक्चुअली है देखना है वो नहीं। नहीं सीख पाओगे। तो ऐसे आई फील लाइक बहुत से कोर्सेज हैं ऑनलाइन
जो आई फील लाइक लोग इतनी अर्ली एज पे ही सीख रहे हैं. मतलब दे प्रोड्यूसिंग फॉर पीपल एट द एज ऑफ 16-17. आई थिंक आई रिमेंबर एक लड़का था जो कोई तो स्लैविक कंट्री का था. उसने कोई रीमिक्स करा था. ही वन अ ग्रैमी आल्सो एंड ही वाज लाइक अ 14-15 year old Wow. kid. Oh my God. So and it was a very trending audio on Instagram also. तो I feel like कोई है नहीं like FL Studios like आप fingertips पे just drop in beats. Now everybody uses Splice, so it's so easy to make music. But again हर चीज का वही है like फायदा नुकसान दोनों है। फायदा नुकसान ये है कि अगर वो चीज इतनी readily available है आप देखोगे सब लोग वो यूज कर रहे हैं फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं रह जाती है. तो वो constant effort बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए कि कैसे आप हर टाइम पे अपने आप को रीइन्वेंट करते जाओ. लाइक बहुत जरूरी है. मतलब क्योंकि फिर एक गाने के बाद मेरी ये पहचान है मैं यही करते रह जाऊंगा तो लोग भी बोर हो जाएंगे. लाइक अरे ये तो वही म्यूजिक कर रहा है. उनकी और डिमांड आजकल है तो और भी ज्यादा हो गया है. बहुत, डिजिटल स्क्रॉलिंग विद इन सेकंड्स लोग That's रील्स why चेंज कर like रहे हैं. I feel like there is like मैंने कहीं पढ़ा था I think it was Lad Bible or somewhere like the word for this year was brain rot. Yeah. So because न्यू दिस 2024 का नया वर्ड है। yeah, and it is so true because everything feels so excessive, so much of chaos and so much of similar things. You cannot really make a distinction because there's an overload of things. So I feel like वही है कि I know we've digressed a little आपके it's perfect. question से, It's perfect. but I feel like information हर जगह है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट जो मेरे करियर और हम सबके करियर्स में रहा है कि यू सिट विद योरसेल्फ. आप अपने साथ बैठो, आप अपने खुद की इंटरेस्ट जानो कि क्या है और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर अप्लाई करो कि कैसे आपके हित में ये काम कर रहा है. वरना द मोमेंट यू गेट इनटू ट्रेंड्स, द मोमेंट यू गेट इनटू व्हाट अदर्स आर मेकिंग, देन यू जस्ट गेटिंग इनटू द हर्ड. आप हर्ड में घुस जाते हो, फिर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती. भले ही अच्छा बुरा जैसा भी है, आपकी एक पहचान बनती है. Because more That uniqueness is the yeah, key. and that is the USP that will be there for whatever number of years. So I feel like I don't think so कोई problem है in terms of knowledge available. बहुत सी चीजें हैं मतलब. And what also helps for I would say young budding producers, even for me, like और मेरे जो भी peers हैं, मैं जितने लोगों को देखता हूँ, the more you collaborate with different people, the more techniques, correct. tricks you get to know. And वही हमेशा like just मतलब वो एक attitude रहना चाहिए कि यार like oh this is cool, I don't know it, I want to learn. And the moment you get कि अरे मुझे तो सब पता है, फिर गए आप, फिर खत्म. और इवन आपको रियलाइज भी नहीं जो होगा आज की जनरेशन को टेक्निकली बहुत चीजें पता है, मुझे नहीं मालूम है और मुझे कोई शर्म नहीं लगती. भाई नहीं पता है तो नहीं पता है. मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि कुछ भी नया है तो जान लो, अपने लिए ही फायदेमंद रहेगा. तो मैं बहुत ओपन हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, भले ही समझ में ना आए. सो कविता जी, कनिष्क, हम लोग एक सेगमेंट है आज द गेस्ट, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था. लोगों ने सवाल भेजे, तो हमारी ऑडियंस में बहुत अपकमिंग इमर्जिंग म्यूजिशियन और बिजनेस वाले लोग भी होते हैं. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं. विल ट्राई टू आस्क यू ऑल दोस क्वेश्चंस एंड प्लीज यू कैन आंसर. पहला सवाल है कि आप जैसे सीजन्ड आर्टिस्ट जो बहुत सालों से म्यूजिक कर रहे हैं, आप कैसे आज के न्यू जनरेशन के लिए म्यूजिक बनाते हैं? आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? और इनफैक्ट आप ये भी बात करना इम्पोर्टेंट है कि लोग आपको एज अ सिंगर ज़्यादा जानते हैं, बट आपने बहुत गाने कंपोज किए हैं, बहुत सारी एल्बम कंपोज की हैं. और तो ये आप कैसे करते हैं जो यंग बच्चों को पसंद आए, और आपका फ्यूचर में क्या प्लान है फॉर कॉम्पोजिशंस? कंपोजर तो मुझे लगता है कि जो भी हैं दुनिया भर में, इट इज़ अ गिफ्टेड थिंग. म्यूज़िक सिखाने के लिए है, लेकिन इट इज़ अ गिफ्टेड थिंग. तो ईश्वर ने मुझे नवाजा है और मैं हमेशा से छुपाती थी इस चीज़ को कि मैंने कहा शायद पता नहीं इंडस्ट्री में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बताती नहीं थी कि मैं कंपोज़र भी हूँ. धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि मैं कंपोज भी करती हूँ. तो मन है कि अभी आगे, अब कनिष्क भी साथ में आ गए हैं तो ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर. तो मैं कंपोज करती हूँ कुछ चीज़ें और ये प्रोड्यूस करते हैं, तो हम दोनों मिल करके कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छा म्यूज़िक सामने लेकर के आएंगे. जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि
अरे यार क्या हो रहा है, कैसे गाने आ रहे हैं इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी चीज़ लाएं वो हमारी तरफ से बेस्ट हो और लोग उसको पसंद तो करें। उनका सवाल ये था कि आप जैसे आपने काफी साल से, तो अभी जो जनरेशन चेंज हो रही है उसके लिए आप कैसे म्यूजिक बनाते हो, कैसे ताकि उनको पसंद आए? हाँ, उसके लिए जो मेरा मानना है कि रूट से जुड़े रहो। जो मैं मोस्टली राग बेस्ड कंपोजिशन करती हूँ। मेरा अंदाज है थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज रहेगा और उसको सजाने का काम कनिष्क करते हैं, जो कि नई नई साउंड्स हैं। तो एक बहुत प्यारा सा ब्लेंड बाहर निकल करके आता है। तो इसलिए हम ओल्ड जनरेशन को भी कवर कर लेते हैं और ये नई जनरेशन को कवर कर लेता है। तो वी आर डूइंग लाइक दिस। तो आपके लिए नेपोटिज्म, रिवर्स नेपोटिज्म दोनों काम कर रहा है। गुड वन। इनफैक्ट आपने दयारी रो जो एल्बम की थी उसमें आपने अरेंजमेंट यूज नहीं की थी एक भी। नहीं, लाइव, सब कुछ लाइव, सारे इनफैक्ट musicians- महेश काले जी भी आए थे, वो उन्होंने भी बोला था कि हम कभी कभी ना परफेक्शन को ओवररेट करते हैं। हाँ, कभी कभी इम्परफेक्शन या एग्जैक्टली चीजों में भी मजा होता है। बहुत सुंदर। वही मेरा रीजन था। मैंने कहा मुझे नई ट्रैक पे गाना है, 4-4-4-4 बार करके नहीं गाना है, समझे तुम। मैं आपको एक ही चीज 10 बार रिकॉर्ड करवाता हूँ। हाँ, बांधता उसमें भी नहीं। आती हूँ, उसमें भी आती हूँ। तो इसीलिए इसको लेके नहीं गई थी मैं। हमने वहां से कश्मीर से संतूर प्लेयर को बुलाया था, अमेजिंग म्यूजिशियन उमर, वो थे। और हम लोगों ने मतलब कई हफ्ते रिहर्सल्स की, फिर जा करके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। मैंने कहा जैसा होगा, थोड़ी सी लीकेज भी होगी, थोड़ी वॉइस क्रैक भी होगी, जैसा होगा वैसे ही करेंगे, बट मुझे नहीं करना है। और लोग इतना पसंद कर रहे हैं उसको। एक दो गाने तो बहुत अच्छे अपने आप। आई थिंक सूटेबल बॉय में भी ऐसे ही था ना, लाइव था सब बॉय भी, कुछ। बल्कि उसके लिए तो मीरा बोली थी कि मुझे वैसा चाहिए कि महफिल चल रही है, उसमें लाइव हारमोनियम तबला सारंगी चल रही है, वैसा चाहिए। और एक दो जगह ना गले में खराश हो गई जैसे गाते गाते, तो कनिष्क से मैंने कहा ये एडिट कर देना, ठीक कर देना। तो उन्होंने वापस बोला यहाँ पे खराश थी, यदि वो गाते गाते तब्बू को खराश आएगी तो तुम क्या एडिट करोगे। तो उन्होंने रखा वापस। तो वो चीज़ों से समझ में आया कि कितनी इम्पोर्टेंस है ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों की। तो दैट्स व्हाई आई डिड दिस एल्बम। और अभी भी मेरा मन करता है कि यदि मेरी गज़लें या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, मैं लाइव ही रिकॉर्ड करूँ। उसका एक एनर्जी अलग होती है, सब लोगों की ना कलेक्टिव एनर्जी जो होती है। वरना एक आके कुछ बजा के गया, एक आके कुछ बजा के गया, बीच में से आधा उड़ा दिया, ये गायब कर दिया। ऐसा तो नहीं कि वो पेमेंट ज्यादा डिमांड करता है? हाँ, अब ये भी हो गया है। Indirectly शेड मिल रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है। और बल्कि इसके साथ रिकॉर्डिंग करना सबसे टफेस्ट है। मैं कहती हूँ मैं दुनिया में किसी के साथ रिकॉर्ड कर लूंगी, ये इतना मेरी वो क्लास लेता है ना, बहुत गुस्सा करता है। मैंने सुना एक बार इसने जानबूझ के आपको इमोशनल किया था गाना गवाने के लिए, राइट? ये बाद में इसने बताया मुझे, इतना दुष्ट है ये। तो इनकी मैं बताता हूँ। तो ये एक एल्बम आई थी एक दिन नाम से, यूनिवर्सल से रिलीज हुई थी बहुत साल पहले। एंड इट वाज आई थिंक राइट आफ्टर डैड हैड पास्ड अवे। एंड द सॉन्ग्स लिरिक मतलब इट्स ब्यूटिफुल, इट्स लाइक अ टाइमलेस सॉन्ग, बहुत ही अच्छा है। कोई भी कभी भी किसी वक्त पे सुनेगा, यू कैन इंस्टेंटली रिलेट टू इट। तो जब ये गा रही थी, वो नहीं आ रहा था जो इमोशन चाहिए था, लाइक बिकॉज ये चीज़ मैंने इनसे ही सीखी है। पर उस वक्त, उस सेशन के वक्त वो नहीं हो रहा था कि बेसिकली like I am an ardent believer, it's not just singing, it's voice acting also. You need to give those expressions well, jo basically I feel it's kind of missing in the independent scene in the younger lot. But ye bahut active tha in the previous years, like if you listen to Sonu Ji, even like all like, you know, 90s onwards जो भी singers हैं, legendary composer singers हैं, when they sing they give that expression really well. That's why even विशाल भारद्वाज जी का आप कोई भी गाना सुनेंगे, बेकरा, I mean it's one of the finest songs ever. Like जिस तरीके से उन्होंने वो इल्लल्लाह भी बोला है, it's beautiful. तो point being, जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे लग रहा था वो इमोशन नहीं आ रहा था, तो मैं इनसे झगड़ लिया था और मैंने इनको कुछ बोल दिया एग्रेसिवली एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक अब करते हैं रिकॉर्ड। तो एक चीज मैं ऑन कैमरा कहना चाहूंगी कि विशाल भारद्वाज इज द फाइनेस्ट कंपोजर ऑफ आवर कंट्री। और उनको वो मकाम, ऐसा मुझे लगता है, नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं। ही इज द फाइनेस्ट कंपोजर।
मुझे उनका एक एक गाना सब कुछ, और जिस तरीके से वो पोइट्री को बुनते हैं ना गाने में और म्यूजिकली, नहीं है, कोई नहीं है उनके जैसा, कमाल है मतलब। आई थिंक वो टीम बहुत अच्छी थी, गुलजार साहब की, विशाल जी की, क्लिंटन, सेर्जियो एंड हितेश जी, एवरीबडी प्रोड्यूसिंग. आई think they've made like the finest Best of the tracks. True, like true. it felt like your composition, your poetry, even production, it was just like we were just like ये किधर जा रहे हैं हम, like this direction is amazing. Like Omkara was like Yeah. like another level of Iconic album. iconic album. जब आप इतनी सारी स्टोरी बता रहे हो तो रेड कार्पेट स्टूडियोज की भी एक स्टोरी बताई दो. ये इन्होंने ही नाम सजेस्ट करा था जब कोई रेड कारपेट नहीं है उधर. अभी वुडन फ्लोर, अभी वुडन फ्लोर है. स्टूडियो। अभी कोई नाम नहीं. आई थिंक बट वील probably name it as Carva only if we get a like a proper studio. Right now we have a home studio which is fantastic and we've made all our songs over there. अच्छे गाने वहीं से निकालने हैं। But मैं like whenever we are working together, I ऐसा वो कुछ नहीं है कि अरे ये मेरी मॉम है तो मुझे वो है. we're professionals. ये मेरी मॉम है तो मुझे और क्रूएल होना है। and I feel like I can be I know where I need to twist. yeah, and I feel like मैं बहुत protective भी हो जाता हूँ, and I'm also her best critique. I'm like, if you're doing this here, you cannot do it outside here and there. Please be mindful of these things because she's a free bird. Like she बिंदास है और मैं भी हूँ, बट मैं इन सब में बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता हूँ. मैं बहुत हर एंगल से सोचने लग जाता हूँ कि ये होगा तो ये ऐसा सोचेगा, ये होता है ऐसा, नहीं बाहर में जाए, मुझे नहीं पता. तो बट देन मैं इनको टेक्निकल एडवाइस देता हूँ, बट काफी बार जब मैं एडिट करने हमने बैठता हूँ, म्यूजिक सिखाया है, हमको एडवाइस दे रहे हैं, बताओ ये जमाना आ गया है। इसका मतलब आपने अच्छा सिखाया है. वो तो पता नहीं। तो फिर मतलब एज इन लड़ाइयाँ भी मतलब नोक-झोंक होती रहती नोक-झोंक ही है। होते हैं कि कुचुर, भाई कुचुर, कुचुर। तुम्हें नहीं पता, तो मैं बता रही हूँ ये सही है. काफी बार मैं इनके पास खुद आता हूँ इफ आई एम कंपोजिंग. लाइक आई फील ये बहुत होता है विद अ लॉट ऑफ कंपोजर्स दैट आई हैव रियलाइज्ड. मैन ऑफ यही होता है कि आप धुन पहले बनाते हो, फिर लिरिक्स आप बाद में उस पे फिट करते हो, तो द मीटर या जो भी है लिरिक का वजन वो हमेशा हिलता रहता है. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी जब आप सुनते हो तो काफ़ी बार तभी लिरिक्स पे एम्फेसिस नहीं होता है. इट्स ऑलवेज कॉम्पोजिशन फर्स्ट. एंड वो कहते भी हैं इन जनरल, लाइक लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन इज किंग. लाइक यू नो दैट इज द मेन थिंग दैट you know really binds all of us. Even when we listen to Despacito, we don't know what it means, but the song is great and we vibe to it. But I feel like off lately, but we बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्पेसिंग या किस मीटर के हिसाब से उस वर्ड का वजन दे रहे हो, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. तो मैं अक्सर जब भी कुछ कंपोज करता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है कि ये क्या है, इसका कुछ मतलब नहीं है इस गज़ल में. कंपोज तो कर दिया तुमने गज़ल, बट कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या है. तो आई ऑफन गो टू हर एंड लाइक टेक एडवाइस ऑन दैट. फैंटास्टिक. किसी ने पूछा है कि प्लीज शेयर सम ऑफ योर अपकमिंग वर्क्स विद कविता मैम और अदर आर्टिस्ट इफ यू कैन रिवील. I think we had mentioned, so we're doing a ghazal which is kind of fused with chill hop / jazz. What is chill hop? Chill hop is a genre, मतलब as in actually बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं शोमू सील जी. तो लेजेंडरी लोग हैं हाँ, सारे. तो बहुत ही उनके साथ इस गाने पे काम करा है. सुंदर एंड बजाया. जब वो हम बना रहे थे इसलिए हाँ ये तो चिल हॉप है. लाइक ओके चिल हॉप, ओके वी मेकिंग चिल हॉप, आई डोंट नो, बट आई वाज बेसिकली इट्स द ट्रीटमेंट इज लाइक वेरी इट हैज अ बिट ऑफ जैज रेट्रो फील है उसका. तो बहुत ही आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ जॉन एलिया साहब. उनकी पोइट्री मुझे बहुत पसंद है. तो उनकी गज़ल जो मॉम ने कंपोज करी है उसके 2 वर्जन्स हैं. वो एक फिल्म में आएगा in mostly in March. So and there's a single that we're doing. वसीम बरेलवी जी की नज़्म जो अभी रिसेंटली भी आर रिलीजिंग. एक और नज़्म है जिसको बहुत ही एक अलग स्टाइल में प्रोड्यूस करा है. इट्स वेरी इलेक्ट्रॉनिक बट वेरी ऑर्केस्ट्रल ऑल्सो. लाइक ट्राइंग टू रियली पोर्ट्रे गुड मीनिंगफुल लिरिक एंड विद लाइक रियली पावरफुल वॉइस. एंड आप लोग दोनों जब साथ में कंपोज करते हो क्रिएटिव डिफरेंस कैसे हैंडल करते हो? बहुत कम होते हैं. लाइक क्योंकि
मतलब अक्सर अलाइंड ही होते हैं इसलिए कम अक्सर होता है कि आप मम्मी की बात हाँ कर लेते हो, मान लेते हो? नहीं काफी बार ऐसा होता है कि इनकी, मैं सही बता रहा हूँ, इनके पास खजाना है ऑफ कॉम्पोजिशंस व्हिच आर रिलीज्ड और प्रॉब्ली अनरिलीज्ड. अनरिलीज तो बहुत ज्यादा है, तो रिलीज कम आई हुआ जस्ट है। फील लाइक दीज आर ब्रिलियंट कॉम्पोजिशंस, कैन आई डू समथिंग ऑफ इट? तो कहती है हाँ. फिर जब मैं कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ इसमें ये कुछ कर सकता है, हाँ ये अच्छा लग रहा है. शी इज वेरी, मतलब, एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस गो बाय लाइक फर्स्ट बारी में जो महसूस हो रहा है अच्छा है नहीं अच्छा है तो उसी पे जाओ. इतना हाँ। सोच के बोलोगे कि नहीं ये अच्छा हो सकता आपस है, कुछ में नहीं. क्या फॉर्मेलिटी, नहीं क्यों- अच्छा लग रहा तो क्योंकि नहीं। गाना पहली बारी में ही अच्छा लगना चाहिए. हाँ। अगर आप तीसरी या चौथी बार कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग कि वो एक्वायर्ड टेस्ट बनता है, बट कोशिश यही होती है कि पहली बार में पसंद आना चाहिए. तो हम उस पे बहुत जाते हैं कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे क्या लगा है आपको. हाँ। सो फैंटास्टिक. ओके, अगला सवाल. कनिष्क, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है, हाँ? अरे. सारे सवाल आपके Oh आपसे. God. सॉरी, हाँ, प्लीज इफ यू फील, अरे अरे हम तो खुश हैं। प्लीज आस्क हिम अबाउट हिज बर्कली एक्सपीरियंस. ओह, आई थिंक बहुत ही सही एक्सपीरियंस था. मैं बहुत डर रहा था जाने के लिए क्योंकि तभी कोविड शुरू हुआ था. एंड लाइक हम लोग कलेक्टिवली डिसाइड कर रहे थे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना है. बट हमें थोड़ा वो कॉन्फिडेंस मिला था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि स्पेन इज़ ओपनिंग अप. एंड सो इट वाज अ 1 year कोर्स एट बर्कली वेलेंसिया. तो वहाँ पे सिर्फ मास्टर्स कोर्स होते हैं या तो ट्रांसफ़र कोर्सेज होते हैं. जो बॉस्टन में पढ़ रहे हैं वो वेलेंसिया आ सकते हैं. तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड ऑडियो इंजीनियरिंग और वीडियो प्रोडक्शन वो सब सीखा था. तो मैं गया था. आई वाज लाइक आई एम हियर फॉर अ मिशन. आई हैव टू स्टडी हार्ड, आई हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा मुश्किल था जस्ट टू फिगर थिंग्स बाय माई सेल्फ, क्योंकि मैं कभी खुद अकेला नहीं रहा था. नेवर लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सो आई हैड टू फिगर थिंग्स आउट. आई वाज जस्ट अ मंथ की बात थी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाउ डू आई बैलेंस एवरीथिंग. एंड वो मेरा हमेशा से ही सबसे बड़ा टास्क यही है. इवन मेरे इंटरव्यू में भी मेरी टीचर ने मुझसे पूछा था कि व्हाट आर योर गोल्स, एंड आई वांट टू सी हाउ आई कैन बैलेंस एवरीथिंग like more than music. तो but musically it was fantastic. I feel like क्या बेस्ट क्या मिला था? yeah, Stand- best scholar award. Best I think व्हाट डज इट मीन? मतलब जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स से like I did really well academically. Okay. Like I made he was the best there. wow, प्राउड मम्मा. proud mom. But like I know, मतलब मैं जानता हूँ कि मुझसे 10 गुना 20 गुना टैलेंटेड लोग थे जो अपनी फील्ड में फोड़ रहे हैं. मतलब एज इन लाइक, एंड मैं मतलब मुझे आई केम अक्रॉस दिस लाइक स्टूडेंट ओनली जो मेरे बैच में ही था. मुझसे कुछ 4-5 साल छोटा था, पर ही वाज किलिंग इट, लाइक एज इन नो नॉलेज ऑफ म्यूजिक थ्योरी एंड और एनीथिंग. इट्स जस्ट मैं पहले भी इसमें ही मानता था, बट उससे मिलने के बाद मैं और बिलीव करने लगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल जाना हो या म्यूज़िक थ्योरी जाना हो. इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू लिसन टू म्यूज़िक. तो ही वॉज बेसिकली एट द एज ऑफ 19 डूइंग रीमिक्सेस फॉर पिटी बिस्कुई, जो बहुत ही वहाँ का फ्रेंच का आर्टिस्ट है. तो वो हाफ फ्रेंच है हाफ स्पेनिश है, और वो आ गया था ऐसी मस्ती में. और वो उसके जब भी असाइनमेंट सुनते थे हम लगे ये क्या बना रहा है यार. और मैं कोई भी मुझसे अभी फिर बाद में जब मैं वापस आया था इंडिया, कोई भी ऐसी स्पॉटिफाई का इवेंट हो गया, कोई भी ये तो पूछते थे आप किसको सुन रहे हो. मैंने हमेशा बस उसका ही नाम लिया था कि लाइक मनु दिया इज डूइंग सो ग्रेट. अभी भी मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ कि भाई मेरे साथ एक गाना कर ले. और वो कुछ और ही काम कर रहा है जिंदगी में और अपने लिए मस्ती में गाने बनाता रहता है. बट the kind of people that came in and professors बहुत अच्छे थे. बहुत ऐसी चीजें सीखी जो मैंने खुद नहीं सोची थी कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ. जो सबसे बड़ा चेंज मैंने कनिष्क में देखा कि जो पहले कनु कोई भी गाना बहुत टाइम लगाता था, अभी तो मतलब 1 या 2 घंटे में फिनिश. नहीं मतलब मेजर जैसे कोई प्रोजेक्ट जल्दी देना है तो मतलब 1-2 घंटे में 3-4 घंटे में रेडी कर देगा. मतलब अदरवाइज बहुत टाइम लगता था पहले. तो जो स्पीड अप हुआ, बहुत सारी चीजें लर्न की ना. हाँ स्पीड तो हाँ. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ आई कैन डू थिंग्स नाउ. वरना पहले ऐसा लग रहा था कि
डाउट सीखना है लगता था कि कि हाँ मैं अच्छा हूँ बट क्या कर पा रहा हूँ नहीं तो कर पा जस्ट रहा इन वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ पे जो भी फैकल्टी थी एंड एवरीवन वाज लाइक रियली गुड मे बी द कोविड थिंग हेल्प्ड इन अ वे क्योंकि यूजुअली कैंपस में बहुत लोग होते हैं तब कैंपस में थे ही नहीं लोग सो वी यूज्ड टू लाइक बुक द स्टूडियोज अ लॉट You जस्ट could use the most of it. या वी मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट Okay. अगला सवाल है कि प्लीज आस्क हिम अबाउट हाउ नेटवर्किंग वर्क्स. Does being in Mumbai help? Of course, like it also depends आपके सपने क्या हैं. अगर आपको म्यूजिक में बॉलीवुड म्यूजिक में गाना है तो आप दिल्ली या कहीं और शहर में नहीं रह सकते हो. You have to be here. You have to meet the right kind of people. And I feel like इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आप कहीं भी हो सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई में आना ज़रूरी है. बट अल्टीमेटली आपके चक्कर लग जाते हैं बिकॉज the entire all your offices everybody is basically here like your film and music industry which are so interconnected everybody is here and everybody aspires to be here but again it's very expensive also to live here so I you have to decide eventually अगर आप अपने लिए गाना लिख रहे हैं जैसे इतने अच्छे बैंड्स हैं परवाज जैसे इतना बेहतरीन बैंड है इंडिया का they are based out of Bangalore they don't have to come to Mumbai Lot of people actually. lot of हाँ, people हाँ, हाँ, so अभी इंडिपेंडेंट सीन के लिए अच्छा हो गया सोशल मीडिया वगैरह आने से कि आप कहीं भी रहो यू कैन डू. yeah अगर आपको ऑप्शन मिले एक साइड पिकअप करने का, फिल्म या नॉन फिल्म, कौन सा चूज करोगे? मेरे लिए हाँ, दोनों के लिए. मैं तो नॉन फिल्म. I would choose film for now because Right. I feel like, firstly because मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है and I really enjoy being a part of that whole process क्योंकि जब मैं मतलब सीखी भी है थोड़ी बहुत और अंडरग्रेड में मास मीडिया करा था तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं विच वर ऑल्सो नॉमिनेटेड एट दीज मुंबई फिल्म फेस्टिवल तो बहुत मज़ा आता था कि हम जा रहे हैं वी वर यंग एंड एवरीथिंग तो मुझे वो पूरा प्रोसेस बहुत पसंद है एंड इवन व्हेन गुलमोहर के लिए काम कर रहे थे तो पूरा प्रोसेस इवन दो आई वाज जस्ट सुपरवाइजिंग लाइक but my job was not to sing songs my job was to kind of get the right people on board for because Siddharth Khosla was based out of LA और सारे जो भी लोग थे वो इंडिया से ही काम करना था बट आई वॉज बेसिकली सीइंग द इंटायर प्रोसेस कि ये सीन के लिए ये म्यूजिक यहाँ आना ज़रूरी है हर डायरेक्टर का क्या नैक है तो मुझे वो प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है एंड इट्स more than the joy the final product of it it's what you remember is the journey कि कैसे हम चेन्नई गए थे we were working with Murthy ji who has been the orchestrator for A.R. Rahman for so many years but then he stopped working but he came on board just to work on this film and how वो 5 दिन कैसे उनके साथ मिल बैठ के हमने काम करा है with so many heated arguments how do you manage working with such a senior person so I think वो पूरा process बहुत it's ऐसा लगता है it was like there's like an army to make something so beautiful so I really like that whole process मुझे लगता है नॉन फिल्म मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे फ्रीडम मिलती है कि मैं जो चाहूँ गाऊँ जो चाहूँ दायरा नहीं है मतलब. हाँ फिल्म में रिस्ट्रिक्टेड रहता है वो सिचुएशन ऐसी है ये इमोशन चाहिए जैसा डायरेक्टर चाह रहा है जैसा म्यूजिक डायरेक्टर उसके जैसा जाओ हम शुरू से बिंदास रहे मतलब ऐसा लगता है कि मैं चूज करना बहुत मुश्किल होगा लाइक साथ में ही चलना चाहिए क्योंकि एक आपकी आइडेंटिटी होती है नॉन फिल्म और फिल्म इज मोर अबाउट हाउ आर यू डूइंग द बेस्ट फॉर द फिल्म नॉट इवन फॉर द डायरेक्टर एक्चुअली इवन अब छोटी सी फिल्म वो कितना बड़ा बन जाती है वो तो है एब्सोल्युटली किन्हीं ने रिक्वेस्ट किया है कि आपका रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा तुम हो बंधु विद प्रीता आपने उसके बारे में बात भी की थी मेरे को एक और सवाल था इसी में ये गाना जब आप गा रहे थे तो आपको पता था कि आपके पहले 12-13 लोग और गा चुके हैं? नहीं ये नहीं पता था बाद में मुझे पता चला और ये गाना भी मैंने पहले लिरिक्स ही मंगाई थी दादा के यहाँ से प्रीतम दा के यहाँ से तो जब मुझे लिरिक्स अच्छी लगी देन मैंने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई कर लूँगी और इट वाज इन डी स्केल बहुत हाई था मेरे लिए और मैंने बोला अभी कॉल करके दादा मेरे लायक तो मुझे नहीं लग रहा बोले तुम आओ गा लोगी आओ ट्राई कर मैंने कहा फटेगी आवाज़ क्योंकि मेरी तो बहुत लो वॉइस है बट पता नहीं क्या उतना कॉन्फिडेंस था उनको या क्या था
एंड आई कि सैंग। आपके स्केल के लिए ऊंचा है गाना। बहुत हाई था, मतलब मेरा स्केल उस वक्त तो मैं ए शार्प में गाती थी और वो गाना था डी स्केल का, बहुत हाई था मतलब। तो मुझे बहुत डिफिकल्टी लग रही थी हुई भी गाते समय भी, बट पता नहीं वो कैसे इतने कॉन्फिडेंट थे, बट हो गया गाना। और घर आके मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं ऐसा गाना गा के आई हूँ। फिर जब वो रिलीज हुआ तब इन लोगों ने देखा, मॉम आप कौन सा गाना गा के आई, ये कौन सा गाना है? तो फिर इसमें मजेदार किस्सा हुआ, विशाल ददलानी को किसी डायरेक्टर ने बोला कि ये वाली वॉइस चाहिए गाने के लिए। बोला मैं मतलब शर्त लगाता हूँ वो ऐसा गाने गाती ही नहीं है। और उन्होंने शर्त हार दी, 10-15 लोगों को उनको खाना खिलाना पड़ा इस गाने पे, कि बोले नहीं कविता सेठ हो ही नहीं सकती, वो ऐसा गाती ही नहीं है। और जब उन्होंने यूट्यूब पे चेक किया तो मेरा ही नाम था। कहा वाह क्या क्या किस्से हुए इस गाने के पीछे। उसके बाद इतने गानों के ऑफिस, अरे आपने जब ये क्लब सॉन्ग गा लिया, मुझे नहीं मालूम था कौन आर्टिस्ट है, मतलब कौन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कि आपने क्लब गा दिया तो अब आप ये मुजरा है ये गा लो, ये आइटम है वो गा लो। मैंने कहा भाई सॉरी नहीं गा सकते आप। ये देखो, ये तो हो गया कि आप लोगों को रिजेक्ट कर रही हो, ठीक है। उल्टा जब होता है, जब कोई गाना गाया और पास नहीं हुआ, हुआ कोई मेरे project- साथ कभी नहीं हुआ था, एक बार हुआ, मैं तो रो रो के बुरा हाल। फिर बाद में पता लगा ऐसा सबके साथ होता है। मैंने कहा फिर ठीक है चलो इट्स ओके। And do you behave differently with rejections? Yeah, I feel like seeing what has happened, ये वो पहले से ही वो आता है कि यार वो आपकी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत कम होती हैं कि तो आई लाइक हो गया तो ठीक है यार, मतलब अच्छी नहीं बात हुआ है, तो नहीं हुआ तो ठीक है, मतलब कोई ऐसा- बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। वही है, धीरे धीरे चलते रहो बस, ये चलते attitude रहो। है। और कविता जी, सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? अभी तक तो मतलब ही नहीं समझ में आया है मुझे एक्चुअली। ये सही जवाब है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं, बस जो दीवानगी रही म्यूजिक को लेके वही कर रहे हैं, तो कुछ भी एक कर लेते हैं, कुछ अच्छा मिल जाता है तो खुश हो लेते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं दिस इज नॉट द एंड, अभी नेक्स्ट पढ़ाओ नेक्स्ट पढ़ाओ। तो एक्चुअली जर्नी है, सक्सेस कुछ है नहीं, एक जर्नी, आप निरंतर जो कर रहे हो उससे बेटर उससे बेटर उससे बेटर बनते जाओ, दैट्स इट। आपके लिए? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आई एम वेरी यंग टू बी सेइंग एनी ऑफ दिस। Not at all. No, like as in Kidding. like whatever I've seen in terms of work, I feel like वो अपनी जगह पर है, but वही है, I like stand by what she said कि it's like a journey, और हर साल या हर वक्त पे आप like आपका एवोल्यूशन होता रहता है, और आपके लिए क्या सक्सेस है वो भी बहुत मैटर करता है। वो भी जैसे चाहिए। मेरे लिए ये साल के एंड में इन द लास्ट 2-3 years शी इज ऑलरेडी अ हीलर, शी इज हमने 3 लेवल्स करे हैं। व्हेन आई डिड माय फर्स्ट लेवल ऑफ रेकी दिस ईयर, आई सॉ so much of change within me, and like I felt way more grounded, and मेरे लिए success was more like having हाँ, घर पे और जो पीस मैं बिल्ड कर पाया with my little dog and with Ayushi, so that was like very helpful for me, and also realizing that You mentioned the dog first and then your wife. I hope you know that. no, I meant the both of them. So I've realized like वही coming back to वही कैसे I can balance every bit, वरना वही होता है, हम एक चीज में घुस जाते हैं तो हमें लगता है वही है, then you miss out on your life. So I feel like it's very important to kind of balance everything very well, and also उस चीज में ये भी रियलाइज हुआ कि आपको केओस से कैसे निकलना है, जो भी इतना शोर शराबा म्यूजिक में, मतलब मुझे ऑफ लेटली म्यूजिक ही बहुत नॉइज जैसा लगने लग गया था, बिकॉज it was so much of everything, so much of stimulation, so much of the same thing happening. I felt like I need some time to kind of बीच में बोला back. मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कोई म्यूजिक में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वो मैंने कहा मत सुनो थोड़ा देर। Yeah, I know. I understand that feeling. So yeah, I feel like that's why maybe I'm kind of inclining towards making more ambient music शायद अभी, like तभी ये jazz गाने बाहर निकल के आ रहे हैं या और भी, मतलब as in I'm trying not to do what I've been doing, but just going with the feeling and उन energies के साथ ज़्यादा connect कर रहा हूँ जो बस naturally आ रही है, मन कर रहा है कुछ बनाने का।
तो मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आप लोग दोनों एक साथ आने के लिए एग्री हुए और आप लोगों ने बहुत खुल के बात शेयर की और मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारे मुद्दे हमने बात की जिनके बारे में आपने पहले बात नहीं की है जी जी ऑन कैमरा, तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 अभी नया साल शुरू हो रहा है, ये मेरे ख्याल से एपिसोड भी रिलीज़ होगा तो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में रिलीज़ होगा, तो 2025 में आपको जीवन से क्या उम्मीद है, उसके बारे में अगर आप जाते जाते बताएं, अपने जीवन से, समाज से, म्यूज़िक से, किसी भी चीज़ से, जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि हम मैनिफेस्ट कर सकें कि वो चीज़ें ज़रूर हो 2025 में आने वाली। आप दोनों अलग अलग अपना अपना बता जी सकते मेरा मानना यही है कि मुझे बेस्ट म्यूजिक करना है और समाज ने इतना कुछ दिया है, नाउ आर टर्न टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। तो मैं बहुत सारे एनजीओज के लिए भी काफ़ी कुछ करती रहती हूँ, तो जिसको जो भी ज़रूरत है और मैं जो भी उनकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूँ। और जैसे आपसे बात हुई म्यूजिक एंड मेडिटेशन, वो हैं। मैं याद दिलाने वाला था कि वो तो लॉन्च करना ही है। तो वो 100% आज मुझे 3-4 बार मिल गया अल्टीमेटम कि हाँ मुझे वो स्टार्ट करना है। तो वही कि बस संगीत के माध्यम से लोगों को सुकून मिले, हील कर पाऊँ, वही मेन मकसद है अब जिंदगी का। ठीक है, दौड़ लिए बहुत जितना दौड़ना था, अब ठहरो, अपने अंदर झांको और जो भी लोगों की हेल्प कर सकते हो संगीत से। फैंटास्टिक। कनिष्क, आई थिंक पर्सनली क्योंकि आई वुड वांट कि मैं और मुझे ऐसा लगता है सेल्फ अवेयरनेस है, बट वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। आई फील लाइक आई वांट टू कनेक्ट विद माई सेल्फ इवन मोर दिस ईयर, लाइक टू काइंड ऑफ नो कि मैं किन चीज़ों से अफेक्ट होता हूँ या क्या मुझे चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जस्ट बीइंग मोर विद माई सेल्फ। एंड आई थिंक प्रॉब्ली दैट हैपन थ्रू रेकी ओनली। बट या आई थिंक पर्सनली वो प्रोफेशनली मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग ऑल्सो इन सम वे, और मैं चाहता भी हूँ कि एक कोई बहुत बड़ा गाना निकल के आए। यस बिल्कुल be it non film or whatever. So but वही है कि I'm not running behind a hit per se. I'm running behind kind of just making a very good song, be it any genre, like it should touch people in some way or the other, and बस I really hope it amplifies. आई एम श्योर इट विल। आप लोग जितने सफाई से, जितने सुकून से, जितनी क्लैरिटी से बात कर रहे हो, अपने थॉट शेयर कर रहे हो, आई एम श्योर अगर ऐसा रहा तो ये ज़रूर होगा जो भी हमने आज बात की। जरूर थैंक यू सो मच एंड अगेन थैंक यू फॉर बीइंग सो क्लियर विथ योर थॉट्स, बिकॉज जब कोई गेस्ट क्लियर होता है तो होस्ट का काम मतलब बहुत इजी हो जाता है कि मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल आपको समझ में भी आ रहे हैं और आप उनका जवाब भी एकदम खुल के दिल से दे पा रहे हो, तो जो सुनेंगे उनको भी समझ में आएगा। आप बहुत अच्छे होस्ट हो। अभी ये म्यूचुअल एडमिरेशन का टाइम आ गया। नहीं आप पहले आप एंड कनिष्क, यू आर एन एक्सट्रीमली talented and smart boy. Thank you. Thank you so much, Pulka ji. Thank you. Kanish. थैंक यू सो मच। कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते थे? नहीं, तुम्हें खाना है तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? We get amazing momos, sandwich, Chinese बहुत अच्छा मिलता है नीचे. You eat chicken? No, vegetarian. Vegetarian. Veg momo? मतलब मैं भी vegetarian हूँ, but veg momo is a scam. Scam is having mayonnaise, but I love it. अच्छा ये निकाल दें भी कि नहीं? नहीं, अभी bites है ना? अच्छा ओके। Did you feel like difference of questions? बहुत वरना सब लोग के मेजरली वही। हाँ, रटे रटाए घिसे क्वेश्चन होते हैं ना सही में। हाय, मैं हूँ कविता सेठ। हाय, मैं हूँ कनिष्क सेठ। और आप हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं द म्यूजिक पॉडकास्ट पर।